ऑन है ना? हाँ ठीक है, चल रही है. So in the last class, with respect to chapter number 2, we were doing part A of the chapter, right? So chapter number 2 is comprising of 4 parts. Part A, B, C and D. A is in relation to types of क्या? Concepts, हाँ. B is in relation to? देख के नहीं बताना है. C and D अभी कराया नहीं. बाइफर्केशन की बात करें, बाइफर्केशन की बात करें, सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिवाइड कितने पार्ट्स में किया था? 6. सो ए इज डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. वेरी फर्स्ट पार्ट वाज टाइप्स ऑफ डेटा. सो डेटा कितने टाइप्स के हैं? कौन कौन से? ओके, इनमें से ट्रांजैक्शन किसका नाम होता है? इसमें से फ्रीक्वेंटली कौन सा चेंज नहीं होता? ओके, इसमें से किसके बच्चे हैं? ओके, अगर मान लो मुझे किसी डेटा को ऐसा डेटा बनाना है विच इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा, तो मैं उसको किस फॉर्म में रिकॉर्ड करूंगे? ओके, सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1, डेटा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वाउचर. सो वाउचर में हमने क्या क्या पढ़ा? वाउचर का मीनिंग, और मीनिंग में हमने ये पढ़ा कि वाउचर का दूसरा नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट. वाउचर क्यों बनाते हैं? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. इट इज एन एविडेंस, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. उसके बाद वाउचर का नंबर, दैट इज डॉक्यूमेंट नंबर. डॉक्यूमेंट नंबर कैसा होना चाहिए? यूनिक. प्रीफिक्स. ओके, अच्छा एक बात तो बताओ, ऑर्डर कैसे रखना चाहिए? हाथ ऐसे करके नहीं बैठते क्लास में. ओके, और लास्ट में वाउचर के टाइप्स. इसमें क्या याद रखना है? सीपा में एस नहीं है, बाकी सारे हैं. सेकेंड पार्ट वॉज अबाउट दी वाउचर. थर्ड, अकाउंटिंग फ्लो. इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इंसान क्या काम करता है और सॉफ्टवेयर क्या काम करता है. इज दैट क्लियर? इसका होमवर्क भी कर लिया था. ओके, आज आप लोग की कॉपी सबमिशन का टाइम है, तो आज आप लोग की कॉपी सबमिट होगी. And those who will be without the homework or without their copies would be fined ₹100 per student. Okay, next accounting flow के बाद लेजर्स के टाइप्स. ओके, सो वहाँ अकाउंट्स की टर्म में हम कैसे डिवाइड करते हैं? रियल, नॉमिनल करके. बट यहाँ पर कैसे करते हैं? लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस. उसके बाद दो मेन टॉपिक जो कि हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में किए थे. बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक कौन सा? ओके, एंड इसके अंदर दो एंड्स होते हैं. कौन कौन से? फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ऐसा कौन सा एंड है जो कि यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता? ऐसा कौन सा एंड है जो कि मीडिएटर के रूप में काम करता है? ऐसा कौन सा एंड है जिसको कि यूजर वाली लैंग्वेज आनी जरूरी नहीं है? ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. अच्छा, कितने प्रकार की? कौन कौन सी? इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड. अच्छा, मुझे तो ये बताओ कि इनमें से ऐसे कौन से ऐप है जो इंटरनेट पर बेस्ड है? ऐसी कौन सी ऐप है जो मेरे हार्ड डिस्क का जो ओके, ऐसी कौन सी ऐप है जिसकी एक्सेसिबिलिटी मुझे 24/7 मिलती है? ओके, सो पार्ट ए इज डन. एनी डाउट्स एट द बैक? अगर आप लोगों को बैठना है तो आप लोगों के पास एक ऑफर है. ऑफर ये है कि आप आके फ्रंट रो पे या सेकंड रो में आके बैठ सकते हैं. कौन बोल रही है? क्लास के बाद पूछ लेना. अगर आप बैठना चाहते हो फर्स्ट या सेकंड रो पे आके बैठ सकते हो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट.
Okay, so part B was in relation to ERP. E stands for enterprise, R resource planning. इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? कितने पार्ट्स में डिवाइड था ये? 4, 5 या 6? पक्का? अगर एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा निकला तो पेनाल्टी आज. पहला मीनिंग, जिसको कि हमने बेसिकली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फॉर्म में पढ़ा था. मीनिंग. उसके बाद एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, ये अमेंड हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम याद करेंगे विद द टेक्निक ऑफ प्लस एंड माइनस. और साथ में जो भी हमने याद किए थे दैट वाज द हेडिंग्स. आप अपनी लैंग्वेज में बाकी कंटेंट लिख सकते थे. ओके, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद रिस्क एंड कंट्रोल्स. ओके, उसके बाद ऑडिट ऑफ ERP. उसके बाद बेटा ये जो मैंने बनाया था ना, ये इसीलिए बना रही थी मैंने कहा कोई तो लपेटे में आएगा ही आएगा. ठीक है, आगे फर्दर बाइफिकेशन किसकी करनी है बताओ? मीनिंग का कोई बाइफिकेशन नहीं है. उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कोई बाइफिकेशन नहीं है. फीचर्स का कोई बाइफिकेशन नहीं है. क्या रिस्क एंड कंट्रोल्स का बाइफिकेशन है? ओके, क्या बाइफिकेशन है? यस, यू कॉपी में नहीं देखना है. हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क. ओके, उसके बाद रिस्क एसोसिएटेड एंड कंट्रोल्स. रिस्क एसोसिएटेड एंड कंट्रोल्स. उसके बाद RBAC का फुल फॉर्म, ऐसा नहीं बैठो, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल. इसका दूसरा नाम रोल बेस सिक्योरिटी. उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेस. कितने टाइप्स की होती है? कौन कौन सी? Yes, you answer me. Types of access. Control P. ये जो एक्सेस है ये कौन सी प्रकार की चीजों पे मिलता है? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा एंड रिपोर्ट्स. डेटा से क्या बन रहे हैं? बेसिकली रिपोर्ट्स बन रहे हैं. ओके, क्या इसमें RBAC के बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं RBAC के? 2. नाम बताओ बच्चों के. मैक की फुल फॉर्म, डैक की फुल फॉर्म. यस, यू काइंडली टेल मी कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा टाइप है जहां पर कि यूजर विल बी मोर हैप्पी अबाउट द इंडिपेंडेंस. ओके, तो बजाओ. नहीं बजाना नहीं है, चलो वो दूसरा वाला टैग होता है. ओके, अच्छा एक बात तो बताओ, अगर ICAI जैसा इंस्टीट्यूशन है और वो अपने यहाँ पर RBAC को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा आप सजेस्ट करोगे? क्यों? ओके, अच्छा एक बात और तो बताओ, जो ये RBAC है, ये RBAC है क्या? व्हाट इज RBAC? बिजनेस पॉलिसी. इट इज अ बिजनेस पॉलिसी. ओके, क्या इसका कोई और बाइफिकेशन है रिस्क एसोसिएटेड कंट्रोल का? यस सर, नो. कितने? 1 2 3 4 5. यस, यू बंद कर दो. 500 के 500 बताओ कौन कौन से हैं? पक्का? ठीक है, और डन. यस, यू पीपल यानी कि कौन से रिस्क रिलेटेड टू ह्यूमंस? स्टाफ. ओके, और नो स्टाफ और हाँ स्टाफ एंड मैनेजमेंट. ओके, और कौन कर आंसर प्रॉम्प्ट यहां से? हाँ, यस, यू बंद कर देना इसको. 3 लोग थे ना इंक्लूडेड. कौन कौन से थे? एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट. एम्प्लॉयज को लेके 2 पॉइंट्स थे, मैनेजमेंट को लेके 2 पॉइंट्स थे
और एक पॉइंट कंसल्टेंट को लेके था। कंसल्टेंट में कंसल्टेंसी वो सही दे, कोई रिस्क अवॉइड, रिस्क ना हो तो किसको अपॉइंट करते थे? लिएजन ऑफिसर को। उसके बाद पीपल रिस्क के बाद प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस में कितने रिस्क है? 2। निमोनिक क्या था? बीपी। ओके नेक्स्ट। ओके टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इसका निमोनिक क्या था? सीट। ओके एस, एक मिनट रुक जाओ, यस यू, सीट का फुल फॉर्म, सीट का फुल फॉर्म तुम्हें अगर सीट अपनी बचा के रखनी है, खड़ा नहीं होना है, तो सीट का फुल फॉर्म बता दो, बगल वाले से पूछ के बता दो। ठीक है, बगल वाला तुम तो नहीं हो ना, वही है बगल वाली। हाँ क्या? कौन बोल रहा टाइम वेस्ट हो रहा है? तू बोला ना? कौन बोला? मेरे को ना उल्टा सीधा सुनने की ना आदत नहीं है एक्चुअली, सच बता रही हूँ मैं। और जिसने प्रॉम्प्ट किया ना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका फिर ऐसा टाइम आएगा ना, बस। शायद घर में ये सब सीखते आते होंगे। डन। ठीक है, और टी से क्या है? ऑब्सोलेंस, स्पेलिंग क्या होती है? लिख के दिखा दे। ओके सो पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क कौन कौन से? डेटा एक्सेस, डेटा सेफ्टी, और टाइम एंड कॉस्ट, और सिस्टम फेलियर। ओके डन, चलो। उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लाइफ टाइम या लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ओके so this was about the risk and controls associated with the different people, different process technology. ओके तो क्या ये पार्ट भी खत्म हो गया हमारा? इतना ही है पार्ट बी, या किसी और का भी कुछ टाइप है? वेरी गुड, चलो आ जाओ। सो ऑडिट ऑफ ईआरपी के अंदर बाइफर्केशन करते हैं, बताओ। वेरी गुड, सबसे पहले क्या करेंगे? विल इवैल्यूएट द कंट्रोल्स। व्हाई एन ऑडिटर इवैल्यूएट द कंट्रोल्स? ताकि वो इस बात को जज कर सके कि उसको कितना काम करना है। सो कंट्रोल्स इज इक्वल टू द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चेकलिस्ट, यानी कि अगर कोई ऑडिटर ऐसी एंटिटी में जाता है जहां पर कि ईआरपी का यूज है, तो वो किन किन चीजों के ऊपर चेकिंग करेगा, यानी कि चेकलिस्ट। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट्स। ओके एस्पेक्ट्स कितने हैं? वैसे याद करने की टेक्निक क्या थी? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। एस्पेक्ट कितने हैं? 2। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग ऑफ डेटा एंड ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस। ओके और कुछ रह गया? पार्ट बी फिनिश? कोई दिक्कत इसमें? क्या हाँ, इसमें बाइफर्केशन है। बताओ इतना सब कुछ क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? सो वी आर डन विद पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके चलते हैं आगे पार्ट सी पर। पार्ट सी, सो पार्ट सी, पार्ट सी इज इन रिलेशन टू बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल। कितने मॉड्यूल्स? पक्का? मुझे तो 13 याद है। पक्का? ओके सबसे पहले हमने कौन सा किया था? एचआर। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट। रुक जाओ, एचआर में क्या क्या किया हम लोगों ने? पक्का? खाली प्रोसेस था? ओके डन। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोसेस किया और फीचर्स भी किए। वेरी गुड। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या किया? प्रोसेस किया एंड की एलिमेंट्स किए। प्रोसेस एंड की एलिमेंट्स। अच्छा कितने एलिमेंट्स हैं इसके? कौन कौन से? क्वालिटी की प्लानिंग, क्वालिटी का कंट्रोल, क्वालिटी की अश्योरेंस एंड क्वालिटी मूवमेंट। उसके बाद हमने कौन सा किए मॉड्यूल? CRM,
CRM की फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल। उसके अंदर क्या पढ़ा हमने? पक्का? कितने बेनिफिट्स थे? हम 5। कितने थे? 5। उसके बाद कौन सा मॉड्यूल? MM मॉड्यूल। इसमें क्या पढ़ा था हमने? प्रोसेस। ओके, वैसे एक बात तो बताओ कि मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल का होने अस्तित्व होने का क्या रीजन है? क्यों है ये मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल? ताकि प्रोडक्शन वाले को कोई हिंड्रेंस ना हो। उसके बाद प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, जो कि हमने कहा कि करना ही नहीं है, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ओके, इसमें क्या पढ़ा था हमने? सिर्फ प्रोसेस। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था? नहीं। ओके, नेक्स्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? की फीचर्स। ओके, गुड। याद करने का कोई तरीका याद है क्या? अच्छा, एक बात तो बताओ, कंट्रोलिंग मॉडल के अंदर किस किस पे कंट्रोल रखते हैं? एक तो कॉस्ट पे और एक तो रेवेन्यू पे। याद आ गया? यानी कि प्रॉफिट्स पे। उसके बाद बस 9, 10, 11। ओके, 3 रह गए हमारे। कौन कौन से रह गए हमारे 3? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल और प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल और प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे 10th नंबर वाला प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद हम आगे बाकी बात करेंगे। क्या आप लोगों को चैप्टर सिमटता हुआ नजर आ रहा है? देखो, दिक्कत ये है EIS और SM में, मतलब SM में फिर भी वी हैव स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स, आपको समझ में आता है, बट EIS में वी हैव लेंथी चैप्टर्स। तो जब तक एक चार्ट आपके दिमाग में नहीं फंसेगा ना, तब तक आप क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। वो आपको जरूरी नहीं कि हर बात पे ERP लिख के दे। अब आप मुझे बताओ, पार्ट नंबर 3 के अंदर ERP वर्ड कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन कि कहाँ से क्वेश्चन आया है? सो सारे के सारे पार्ट्स ना इंडिविजुअली वर्क करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर C का कोई रिश्ता नहीं है पार्ट नंबर A B के साथ, कोई रिश्ता नहीं चल रहा है बस। राइट, इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन, बट ऑटोमेशन तो पूरी की पूरी EIS के अंदर ही है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन टाइम कि ये जाना जाए कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। वंस यू आर सॉर्टेड कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, फिर तो आप आंसर लिख देंगे। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि आप लोग जो अपनी कॉपीज मेंटेन कर रहे हैं, इन कॉपीज में जैसे जब मैं आती हूँ क्लास से पहले, आप आ जाते हैं यहाँ पर, जो ये चार्ट्स हमने बनाए हैं ना पीछे आपकी कॉपी में, इनको आप बैठ के रिवाइज कर लीजिए बस खाली। ठीक है? ओके, तो होमवर्क तो हम इसको करने के बाद देखेंगे। जब हम मॉड्यूल्स फिनिश कर लेंगे फिर हम होमवर्क की बात करेंगे। चले, होमवर्क के नाम पे सब सक पका के जगह जाते हैं। करके नहीं लाए हो क्या? है? नहीं, मतलब मैं कॉपीज चेक करूंगी ना, प्रीवियस पेंडिंग जो भी जितना सारा होगा वो सारा होमवर्क जाएगा ना। मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरी क्लास में ना सिर्फ मुझसे ही बात करना अलाउड है, आपस से बात करना अलाउड नहीं है। पीपी मॉडल कर लिया क्या हम लोगों ने? नहीं ना, यही करना है ना। ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। अच्छा, नाम में ही एक बात है खास। क्या है लिखा है वर्ड? प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। यानी कि इस पूरे टॉपिक में आपने ये ध्यान रखना है कि हम जो है प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, बट प्रोडक्शन के प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? जमीन आसमान का। किसी चीज को करना और किसी चीज की सिर्फ प्लानिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है, इजंट इट? तो ध्यान रखेंगे इस पूरे सवाल को लिखते वक्त कि कहीं पर भी प्रोडक्शन करने की बात नहीं की गई है, प्रोडक्शन को प्लान किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसको छोड़ देते हैं, पहले नीचे आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ द पीपी मॉड्यूल, एलिमेंट्स ऑफ पीपी मॉड्यूल। ओके, अब एक बार जरा रीड करके देखो कितने एलिमेंट्स है, काउंट करके मुझे बताओ। ये 6 कौन बोला? Okay, now the next reading should be read the
हेडिंग्स, ये सारी आपकी हेडिंग्स है, ये जो रीजन है आपका ये हेडिंग वाला रीजन है, एटलीस्ट जरा हेडिंग पढ़िएगा। हाँ जी, थोड़ी देर बाद। From past 2 days, I have not been slept properly and that's why it is affecting my body. तो एसी नहीं झिल रहा है अभी, वो गले को नहीं झिलता है। That is not on the table actually. पांच मिनट बाद चला दूंगी, ठीक है? ओके, पढ़ लिया? हेडिंग्स पढ़ी? डिफिकल्ट लग रहा है? नाउ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आई एम प्रॉमिसिंग यू, ये सारा का सारा हेडिंग्स एंड कंटेंट आपके जबान पे होगा, जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम पीछे से चालू करेंगे, यानी कि विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी लास्ट पॉइंट, ओके? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे रही हूं। आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी है ना? आपने जब ये सवाल सॉल्व करना है तो इसमें कॉस्टिंग को ध्यान रखना है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं। देखो, कॉस्टिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंकिंग इन एडवांस और मेकिंग इन एडवांस अ काइंड ऑफ कॉस्ट शीट कि अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी ये चार्जेस लगा के मेरे को इतनी पर यूनिट कॉस्ट पड़ जाएगी, इजंट इट? सो कॉस्ट शीट जो है मैं प्रोडक्शन करने से पहले भी बना सकती हूँ, कॉस्ट शीट जो है प्रोडक्शन करने के बाद भी बना सकती हूँ, बट क्योंकि मेरा टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल तो मैं कॉस्ट शीट पहले प्रोडक्शन से पहले वाले की बात करूंगी, ठीक है? अच्छा, अब थिंक ऑफ अ पर्सन जो कि प्रोडक्शन से पहले कुछ सोचेगा। नाउ कॉस्टिंग को रखते हुए दिमाग के अंदर आप भी मुझे बताओ कि ये बंदा क्या क्या सोच सकता है। कॉस्ट शीट बनवा सकता है और क्या क्या सोच सकता है, बताओ? कितनी कैपेसिटी पे प्लान प्रोडक्शन होगा? आप लोगों ने पढ़ा था अपने कॉस्टिंग के अंदर, द मशीन ऑफ द प्लांट इज वर्किंग ऑन 50% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, पढ़ा है सब? सो कितनी कैपेसिटी पे मैं प्रोडक्शन करूंगा, बोलो हाँ कि ना? ये बातें सोचेगा। मैं प्रोडक्शन कितना करूंगा, क्वांटिटी, कब करूंगा? अगर मान लो मैं क्लोथ्स के रीजन में हूं, ठीक है, और मैं चाहती हूं टारगेट करना समर्स के क्लोथ्स को, तो क्या समर में बनाना चालू करूंगी या विंटर्स में? नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं उस प्रोडक्शन को शेड्यूल कब करने वाला हूं। प्रोडक्शन कर नहीं रहा हूं बट शेड्यूल कब करने वाला हूं ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ऐसे आएंगे, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द लास्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। एंड इसको कैसे करेगा वो? कॉस्ट शीट के थ्रू करेगा। अब कॉस्ट शीट में मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा जितने भी आगे करके जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उसको क्या बोला इसने? कंपोनेंट्स। मटेरियल, लेबर, जितनी सारी चीजें आगे आ रही हैं आपकी जो भी कॉस्ट शीट के अंदर आती है उसको उसने एक वर्ड दिया, क्या? कंपोनेंट, या मैं इसको एलिमेंट्स ही बोल सकती हूँ। यानी कि मेरी एक प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट लग रही है ये बंदा आज ही क्या करेगा? उसको डिटरमाइन करेगा, आज ही इसको क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एडवांस में कॉस्ट शीट बना रहा है? बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? बना ले भाई एडवांस में कॉस्ट शीट, कर ले प्लान कि तेरा कितना खर्चा आने वाला है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? यहां पर याद रखना जो कॉस्ट शीट है वो पर प्रोडक्ट की बन रही है, बेसिकली प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट शीट बन रही है। फलाना प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, ओके। नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग, यानी कि टोटल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में हम कितना यूटिलाइज करने वाले हैं ये इसको सोचना पड़ेगा। अब खाली कैपेसिटी वर्ड लिखा होता तो क्या होता? किस पे काम कर रहे हैं, बट वर्ड क्या लिखा है? प्लानिंग। इसमें भी वर्ड क्या लिखा था? प्लानिंग। तो इसका मतलब दिख रहा है प्लानिंग। तो प्लानिंग वर्ड पे फोकस ज्यादा किया गया है। सो पहला कौन सा था? कॉस्ट की प्लानिंग।
वो भी प्रोडक्ट वाइज। अब क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी की प्लानिंग। ओके चलो आगे चलते हैं। एमआरपी, एमआरपी यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि कितना मटेरियल मुझे नेट चाहिए होगा, कितना मटेरियल मुझे नेट चाहिए होगा। याद है आपको वो पनीर वाला एग्जाम्पल जिसमें कि मुझे शाही पनीर बनाना था, तो नेट मटेरियल जो तुम लेने के लिए गए थे बस ये रहा वो एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट नीचे से ही पढ़ेंगे। एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, यानी कि हम कब इसको शेड्यूल करेंगे, प्रोडक्शन को हम कब शेड्यूल करेंगे। अगर सर्दी के कपड़े बना रहे हैं तो गर्मी में शेड्यूल करना पड़ेगा, गर्मी में बना रहे तो सर्दी में शेड्यूल करना पड़ेगा। सो यू हैव टू शेड्यूल, यानी कि आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी एंड दैट फोरकास्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ऑब्वियसली डिमांड अगर आपके सर्दी की वजह से ज्यादा है तो आप गर्मी में ही काम शुरू करोगे। गन्ना का जूस आप जो पीते हो समर्स के अंदर, वो कटेगा तभी तो आप उसका बाद में जूस पी पाएंगे। अब सर्दी अगर गर्मी के अंदर ही गन्ना कटेगा तो आप तक कब पहुंचेगा। सो वो गन्ना जो है बहुत पहले ही कट जाता है। ओके नेक्स्ट इज डीआरपी। अब आपने प्रोडक्शन किया बट प्रोडक्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें कि हमें बोलते हैं कि हम जो है किन किन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे अपना सामान जो है देने वाले हैं। सो प्रोडक्शन करके जेब में तो नहीं रखेंगे, उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट इज एसओपी, यानी कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, यानी कि अब उसकी बिक्री भी कैसे करेंगे। Is that clear? Sales and operations planning provide the ability to forecast the sales and the production. उसकी बिक्री कैसे करेंगे, सेल्स को भी हम कैसे करेंगे, हमारा सेल करने का टारगेट कैसे रहेगा। जैसे मान लो मैंने अपनी क्लासेस बनाई, वो भी प्रोडक्शन ही है देखा जाए तो, मैं उसकी बिक्री ऑनलाइन करने वाली हूँ या ऑफलाइन करने वाली हूँ। किसी ने कोई सामान प्रोड्यूस किया, गारमेंट्स प्रोड्यूस करे, मैं ऑनलाइन इसको बेचने वाला हूँ, ऑफलाइन इसको बेचने वाला हूँ। अगर मैं ऑनलाइन बेचने वाला हूँ तो अपनी मेरी वेबसाइट होगी या मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके फिर लिस्टिंग कराऊंगा। दिस हैज टू बी प्लान इन एडवांस। एवरीथिंग इज हैविंग द प्लानिंग, प्लानिंग। यहाँ पर प्लान की जगह वर्ड क्या आ गया, शेड्यूलिंग। ओके नेक्स्ट इज मास्टर डेटा। अब मास्टर डेटा आपको पता है क्या होता है, इसीलिए 3 मॉड्यूल्स जो भी आपने छोड़े हैं ना, इन तीनों में जिक्र है मास्टर और नॉन मास्टर का। ये इसीलिए छुड़वाए गए थे, पहले मैं आपको मास्टर और नॉन मास्टर सम करवाना चाहती थी। आप मुझे बताओ जब हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे तो क्या एक डेटा को मेंटेन नहीं करेंगे कि हम ये काम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मास्टर डेटा। एंड जो मेरी प्लानिंग है वो हमेशा फ्रीक्वेंट चेंज होती रहेगी क्या, नहीं ना, प्लानिंग अप्रोक्सीमेटली सेम रहने वाली है। सो वी कैन से एज अ मास्टर डेटा। मैंने अभी आपको ऊपर से कराया, अंदर से मैंने आपको नहीं कराया है। इज दैट क्लियर। चलो नीचे से ऊपर एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रोडक्ट की कॉस्ट की प्लानिंग, जिसमें कि हम ना कॉस्ट शीट बना रहे हैं जो कि हम एडवांस में बना रहे हैं, पर प्रोडक्ट बना रहे हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम किसको प्लान कर रहे हैं, कैपेसिटी को प्लान कर रहे हैं। कितनी कैपेसिटी हमारी 100% है और उसमें से कितना हम यूज करने वाले हैं, किसको प्लान कर रहे हैं, कैपेसिटी को प्लान कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या प्लान कर रहे हैं, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि MRP, मटीरियल कितना चाहिए, जितना है उसको माइनस करके नेट आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आप बाहर जाएंगे। उसके बाद मटीरियल प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, यानी कि अपने प्रोडक्शन को कब हम स्केड्यूल करेंगे, कब उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। देखो ऑब्वियसली बात है, मान लो आपके गुड्स ऐसे हैं कि वो पेरिशेबल इन नेचर है, आप उसको पहले से ही मान लो प्रोडक्शन करके रख लोगे तो खराब हो जाएंगे। सो इस अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग की जाती है। ओके चलो नेक्स्ट, उसके बाद बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि DRP, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। और उसके बाद लास्ट में सेल्स करेंगे ना, यानी कि सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। एक वर्ड जो सब में कॉमन था दैट इज प्लानिंग, सिर्फ एक ये वाला वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में आया शेड्यूलिंग, बाकी सारे चीजों में प्लानिंग वर्ड का इस्तेमाल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा डेटा कौन सा बनेगा, मास्टर डेटा। इज दैट क्लियर। ओके आंखें बंद करेंगे, आंखों पे हाथ रखेंगे। मैं आपको हिंट दूंगी, आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी हेडिंग है, ठीक है। मैं जानना चाहती हूं कि मैं कल को कितना प्रोडक्शन करूंगी। ओके कब करूंगी,
मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. ओके, व्हाट्स योर नेम? हर्ष? नहीं, हार्दिक. व्हाट्स योर नेम? हार्दिक. ओके, हार्दिक, आप मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा वो है पॉइंट है जहां पर कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कब प्रोडक्शन कब करना है? शेड्यूल. वर्ड इज करेक्ट. सो द वर्ड इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग. ओके, नेक्स्ट आंखें बंद कर लीजिए वापस से. नेक्स्ट, सेल्स की प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग. DRP, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग. डेटा कौन सा मेंटेन करेंगे? मास्टर डेटा. कौन सा पॉइंट रह गया? नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कैपेसिटी प्लानिंग. ओके, पुट योर हैंड्स डाउन एंड नाउ ओपन योर आईज. क्या आप लोग को थोड़ा बेटर फील हो रहा है? ओके, चलो अब हम एक एक करके फिर से रीड करेंगे और समझेंगे. हाँ, चलो. So the very first point is product cost planning. This includes evaluation of value of the component. What is value of the component? Material का कितना खर्चा, लेबर का कितना खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई दिक्कत यहां तक? ओके, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. तो क्या कीवर्ड्स बनेंगे यहां पर? हमारा कीवर्ड बनेगा पहला प्रोडक्ट, जो कि हमें हेडिंग से ही मिल जाएगा, और दूसरा बनेगा कंपोनेंट. कंपोनेंट की जगह आप क्या बात लिख सकते हो? एलिमेंट्स. क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप एक दो एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे दे दोगे? यहाँ पर दे दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं. चलो आगे बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग पर. यानी कि हम अब क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं कितनी कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर मान लो प्रोडक्शन ऑनगोइंग है, और हम आगे कितनी करने वाले हैं. सो क्या मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ? डेफिनेटली मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ. कैपेसिटी प्लानिंग को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो नेक्स्ट इज MRP, यानी कि मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. इसमें क्या वर्ड याद रखना है? नेट रिक्वायरमेंट्स फॉर दी रन. फॉर दी रन यानी कि कितना मुझे मटेरियल चाहिए सो दैट मेरी प्रोडक्शन शुरू हो सके. नेट रिक्वायरमेंट फॉर द रन. उसने क्या बोला? MRP relies on demand and supply elements and to calculate the net requirement. Demand and supply of what? Demand and supply, demand of the production department, कि वो कितना मांग रहे हैं, एंड सप्लाई, मैं कितना सप्लाई कर सकता हूँ. आपको याद है मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको एक ऑप्शन भी दिया था जहां पर कि आप पनीर लेने के लिए गए, आपको एक अच्छी डील मिली, आप एक्स्ट्रा पनीर खरीद के ले आए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो आप स्टॉक में रखते थे, और जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करता था आप सिर्फ उतना देते थे. इसका मतलब वो सारा कंटेंट जो आपने पढ़ा आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हैं, बट ये वाला वर्ड नहीं आप भूलोगे. इज दैट क्लियर? चलो, तो 3 पॉइंट कौन कौन से? प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. 3 पॉइंट्स पक्के हो गए. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज MPS, यानी कि मास्टर प्रोडक्शन. अब देखो क्या है वर्ड, सुनना. मास्टर वर्ड क्यों दिया पहले समझो. मास्टर वर्ड क्यों दिया? देखो बात ऐसी है कि हो सकता है कि मान लो मैं गारमेंट्स बनाती हूँ. अब गारमेंट्स में एक पूरी टी शर्ट है, ठीक है, बट हो सकता है कि मैं टी शर्ट में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स लग रहे हैं उसको भी प्रोड्यूस करती हूँ. मान लो मैंने कोई पैच लगाया, कुछ भी लगाया, मैं उसको भी बनाती हूँ. तो क्या है, क्या आप हर एक चीज को लेके आप शेड्यूलिंग कर रहे हो, या आप हर चीज को लेके एडवांस में थिंक कर रहे हो? नहीं. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का मतलब ये है कि आप ओवरऑल लेवल पे, मास्टर लेवल पे फलाना प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो शेड्यूल कब कर रहे हो. इज दैट क्लियर? मान लो मैं गाड़ी बनाती हूँ, अब गाड़ी में शीशे लगेंगे, टायर लगेगा, सीट्स लगेंगी, बहुत कुछ एलिमेंट्स लगेंगे, तो मैं हर पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं जा रही हूँ. ऑन द मास्टर लेवल मैं फलाना मॉडल को इस तारीख से शेड्यूल कर रही हूँ बनाना. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? चलो, इसीलिए वर्ड क्या था? मास्टर. तो देखो मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ कि जितने भी सारे हेडिंग्स थे उसमें प्लानिंग वर्ड सब में कॉमन था, बट इस वाले में प्लानिंग की जगह क्या आया? शेड्यूलिंग. और तो और यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर मास्टर. एक और हेडिंग है इससे मिलती जुलती, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP. ठीक है, वहां पर M स्टैंड्स फॉर मटेरियल, यहां पर M स्टैंड्स फॉर मास्टर. लिखो MCQ.
तुमको इकोनॉमिक्स तो याद नहीं आ रही ना, या फिर अकाउंट्स, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, कुछ भी याद आ सकता है। हाँ, कुछ भी याद आ सकता है। ओके, नेक्स्ट डीआरपी। डीआरपी के ऊपर भी एमसीक्यू लिखेंगे, फिर करते हैं। Okay, so MPS, Master Production Schedule, includes material forecasting with respect to demand and scheduling the production based on that. What is the keyword for this? किसका forecasting? वो तो material forecasting तो material requirement में आ गया। And scheduling the production based on that. This is what I am looking forward to. देखो क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना, दोबारा बता रही हूं कहां आप गलती करेंगे। इससे पहले वाला पॉइंट था एमआरपी, यानी कि नेट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, जो कि हमने उस वाले पॉइंट में कवर कर लिया। ये कह रहा है कि जब आपने मटेरियल फोरकास्ट कर लिया, यानी कि कितना मटेरियल लगेगा, यानी कि नेट आफ्टर दी एमआरपी, अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको स्केड्यूल करेंगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, स्केड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट दिस वर्ड मटेरियल फोरकास्टिंग। इज दैट क्लियर? तो शेड्यूल से याद रखेंगे क्या, शेड्यूल कर रहे हैं किसको, प्रोडक्शन को, और किसके प्रोडक्शन को, उसके मास्टर एलिमेंट्स को, यानी कि ना कि माइनर एलिमेंट्स को। इज दैट क्लियर? सो वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, दैट इज शेड्यूल द प्रोडक्शन। ओके, नाउ अगेन माय क्वेश्चन टू यू, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमआरपी पहले होगा या एमपीएस पहले होगा? आई एम रिपीटिंग, एमआरपी पहले होगा या एमपीएस पहले होगा? तुम बताओ क्यों? हैं? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ हाँ, अरे सो क्यूट। हाँ, अच्छा तुम बता दो। हाँ, क्यों होगा पहले? हाँ, आएगा, हाँ पहले मटेरियल आएगा, फिर हम उसको शेड्यूल करेंगे, है ना? आपका आंसर लॉक कर दिया जाए? पक्का? पक्का? सोच लेना एक और बार, क्या पहले आएगा, एमआरपी या एमपीएस? ऐसा कोई जिसका आंसर एमपीएस हो? एनीवन इन द क्लास? नो। ऐसा कोई जिसका आंसर बोथ टुगेदर हो? अच्छा ठीक है, हिला नहीं रही, तुम सही हो, चलो आ जाओ, इतना मत कंफ्यूज हो जाओ। चलो नेक्स्ट इज डीआरपी, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि बनाने के बाद हम कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट अलाउज द एबिलिटी टू प्लान द डिमांड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। पी से क्या बना, प्लानिंग। क्या प्लान कर रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर होगा, तो यहां पे याद रखोगे डी, ठीक है। और डी में क्या बोलोगे कि आप डिमांड एक्सेस करोगे, इवैल्यूएट करोगे किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी डिमांड है। अच्छा सोचो, मुझे ना बुक्स प्रिंट करवानी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं ये क्या नहीं देखूंगी कि मेरी बुक्स किस किस सेंटर पे जाएगी, किस किस सेंटर से मुझे डिमांड आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग तो जो है मैं प्लान करूंगी ना। मुझे लगता है सेंटर ए से बहुत हाई डिमांड है, बच्चा तो मर रहा है किताबों के ऊपर, तो वहां के लिए अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगी। सेंटर बी पे बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा कह रहा है मैं तो स्टडी मटेरियल पढ़ के खुश हूँ, तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूंगी? डेफिनेटली। सो आई हैव टू सी टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की डिमांड। इज दैट क्लियर? मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की डिमांड बार बार क्यों बोल रही हूँ? गलती से आप प्रोडक्शन वाले की डिमांड नहीं आप पे ना लिख दो, समझ रहे हो? प्रोडक्शन वाला डिमांड चला गया, दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड। यहां तक के पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रोडक्ट की कॉस्ट की प्लानिंग, उसके बाद कैपेसिटी की प्लानिंग, उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग, उसके बाद मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, ओके।
अच्छा, आपको पता है ये वर्ड रिसोर्स क्यों दिया गया? चलो, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, प्लानिंग समझ में आया, ये वर्ड रिसोर्स क्यों लिख दिया? और आर से कुछ और भी बोल सकता था, रिसोर्स ही क्यों लिखा? रिसोर्सेस की कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, हमेशा एक्विजिशन होती है। बताओ मुझे, रिसोर्स फर्स्ट क्यों दे दिया गया? तुम तो कुछ पूछते भी नहीं हो, मुझे ही बताना पड़ता है। बताओ। हिंदू, ट्राई करना। ओके, रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड या अनलिमिटेड? ओके, लिमिटेड रिसोर्सेस, मैंने तुमसे कहा मुझे किताब छपवानी है, बट मैंने कहा मेरे पास रुपए ही 1 लाख है, तो कितनी भी डिमांड आ जाए, बोलो हाँ कि ना? अभी बात समझ आई? सो दैट वे दे आर सेइंग द वर्ड रिसोर्स। ओके, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि में थोड़ा आ जाए। ओके, लास्ट, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स मटेरियल मास्टर। ओ, क्या आज मैं कपड़ा बनाती हूं तो कपड़ा मेरा मास्टर है, क्योंकि कपड़ा चेंज नहीं होगा। मैं कपड़े के बारे में जब भी बात करूंगी, दैट विल बी मास्टर, दैट विल नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। मैं कपड़ा अगर बनाती हूं तो रॉ मटेरियल में कपड़ा थ्रेड्स ही लेके आऊंगी, मैं रॉ मटेरियल में प्लास्टिक लेके नहीं आऊंगी। सो सबसे पहला मेरा मास्टर डेटा किसका क्रिएट होगा? मटेरियल का मास्टर डेटा। देन नेक्स्ट मास्टर डेटा किसका बनेगा? वर्क सेंटर्स, यानी कि बेसिकली कहां कहां पर मैं इसका प्रोडक्शन करूंगी। मैं इसको प्लांट भी बोल सकती हूँ कि कहां कहां मेरा प्लांट होगा। बिल ऑफ दी मटेरियल, अगर आप कोई सामान लेके आते हो, आप, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं कपड़े बनाती हूं, मैं रॉ मटेरियल लेके आई, लेट सपोज 10,000 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो जो मुझे बिल मिलेगा उस बिल को चेंज कर दूंगी क्या? नहीं कर दूंगी क्या? बताओ, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो बिल ऑफ दी मटेरियल। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें से इंपॉर्टेंट है बेटा जी आपके लिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज मटीरियल मास्टर। मटीरियल मास्टर, एक वर्ड अगर याद रखना है, दैट इज मटीरियल मास्टर। एटलीस्ट आप एक वर्ड तो ये याद रख के जाएंगे। और अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? अंडर दिस मॉड्यूल वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वेरियस मास्टर डेटाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। वो मेरा बना के लिखने वाला कंटेंट होगा। और अगर मैं इसका इस्तेमाल करके कंटेंट लिखना चाहूं तो it includes various master data, say for example material master data, whereby the items are being recorded in the ERP or the softwares which is not frequently changing in nature. तो जो पढ़ा उसी पर बेस हमने बनाकर लिख दिया। So that is our own language। 10 मिनट ही हुए हैं, क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? मैं क्या कोई निमोनिक दूं उसको याद करने के लिए, या हो गया? हो गया ना? चलो ओके, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, उसके बाद कैपेसिटी की प्लानिंग, उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसका शॉर्ट नेम MRP, इसका फुल नेम मटेरियल। उससे मिलता जुलता एक और MPS यानी कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं DRP। P आएगा कि A आएगा? पक्का? क्यों? प्लानिंग चल रही है ना, तो DRP डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, और क्या मेंटेन करेंगे? मास्टर डेटा। हो गया याद? इजी। मैं आपको याद क्यों करवा रही हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का प्रोसेस। इसको रीड करेंगे अभी मेरे सामने और मुझे बताएंगे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? पक्का? पक्का? मैं क्वेश्चन पूछ लूं प्रोसेस के बेस पर? पूछ लूं? पक्का? तुमसे पूछ लूं? लड़की कह रही है हाँ पूछ लो मैम।
जो ये प्रोसेस है इसको आप देख सकते हो कॉपी के अंदर आंसर करने के लिए भी, ठीक है। सो जो ये प्रोसेस है ये तो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, नहीं? हम तो प्रोडक्शन की प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा? हाँ कि ना? किसी को हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिसको हो रहा है रेज योर हैंड। तो कंफ्यूजन पूछा का ही नहीं। हेलो, मैंने पूछा क्लियर हो, पूछा था ना क्लियर हो गया, आपने कहा हाँ हो गया। कोई डाउट है? नहीं। अब कह रहे हो कंफ्यूजन है। ये जनता जो है मतलब किसी एक पार्टी की हो ही नहीं सकती। मैं कहना चाहती हूँ, सुनो, बात प्लानिंग की ही कर रहा है वो, यानी कि आज आज ही डिसाइड कर रहा है मटेरियल इशू कैसे होगा, आज ही डिसाइड कर रहा है कन्वर्जन कैसे होगा, आज ही डिसाइड कर रहा है कि फिनिश गुड्स को कहाँ रखेंगे एंड देन उसके बाद में गोडाउन्स वगैरह में जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी। आज हम सिर्फ डिसाइड करें। अगेन दैट इज अ प्लानिंग फॉर टुमारो। इज दैट क्लियर? तो प्लानिंग वर्ड तो हमेशा रहेगा। नाउ मेरी नोट्स के अंदर सिर्फ इतू सा प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, इतू सा प्रोसेस तो आप एग्जाम में लिख के मार्क्स ला नहीं सकते। बट एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, इसलिए होमवर्क नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाती तब भी आप इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। चलो, बहुत आसान था ना ये तो? नहीं था क्या? नहीं था क्या आसान? सिर्फ इसमें पेज यही था प्लानिंग वाला, और कुछ नहीं था। ओके, सो हमारे 3 मॉड्यूल्स रहते थे। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल और प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंदर। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, मैं कहती हूं कि जो स्टूडेंट्स है ना उनको ना ये मॉड्यूल एग्जाम टाइम में काफी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ में बिल्कुल लेवल 0 से चलूंगी, ठीक है। नाम क्या है मॉड्यूल का? प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट समझते हो? क्या ये पौधे वाला प्लांट है? समझते हो ना कौन सा वाला प्लांट है, ठीक है। ओके, सेकेंड वर्ड है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस समझते हो, है ना। घर की बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये एसी लगा है, इसकी भी मेंटेनेंस लगती है। ओके, सो द टॉपिक इज, द मॉड्यूल इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। तो बताओ इस मॉड्यूल के अंदर किसके मेंटेनेंस की बात की गई होगी? ठीक है, चलो। यस यू, आप ही आ जाओ, आपने तो जवाब दिया था। आ जाओ, जल्दी आओ, घबराओ नहीं। व्हाट्स योर नेम? सुजल। ओके, यहाँ पर आ जाओ। ओके, सुजल आपको, अरे कैमरे में भी आ जाओ, टेंशन मत लो। सुजल आप यहाँ पे क्लास कैसे आते हो? बाय ऑटो, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आपने एक ऑटो किया क्लास में पहुंचने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी खड़ा कर देती हैं, कभी पनिशमेंट दे, कभी कुछ, है ना। आपके दिमाग में टेंशन चल रही है बहुत ज्यादा, और इतने में ही ऑटो जो होता है वो खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे कर रहा है वो, और अभी भी इसका ऑटो वापस स्टार्ट नहीं हो रहा, खराब हो गया। सबसे पहला दिमाग में तुम्हारा थॉट क्या आएगा वो बताओ? ये बिल्कुल सही जवाब था जो यहाँ से आया, उस माँ की साकी। बिल्कुल सही। दिमाग खराब होगा, होगा या कूल डाउन रहोगे? होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, ऑटो चेंज होगा। ऑटो चेंज करके दूसरे ऑटो से बैठकर आ जाओगे, यही करोगे। अब तुमने दूसरा ऑटो किया, वो ऑटो वाला चल तो रहा है, खराब नहीं हुआ, बट वो उस स्पीड से नहीं चल रहा जिस स्पीड से उसको चल के मेरे को जल्दी से क्लास पहुंचा देना चाहिए। कोई बूढ़े से अंकल है बेचारे, वो आराम आराम से चला रहे हैं ऐसे करके, तो अब तुम्हें कैसा फील होगा? माँ की साकी, यू अंडरस्टैंड? माँ की साकी, हाँ, लाइक दैट, हाँ। सो क्या तब भी दिमाग में कुछ ऐसा आएगा? ओके, अब मुझे बताओ कि तुम AC BC DC जो भी करना चाहते हो, तो उस कैटेगरी के अंदर जाकर तुम बेसिकली इन दोनों ऑटो वालों को क्या बोलना चाहोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? एक समझदार नागरिक होने के नाते तुम उनको क्या एडवाइस दोगे? बस गिव मी हाई फाइव।
जाओ, थैंक यू। टाइम से सर्विस करा के रखिए ऑटो की। बस यही बात इस मॉडल में की गई है ना, कि जो प्लांट आपका लिए प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है, वो प्लांट उस टाइम पे चला ही नहीं जब प्रोडक्शन शेड्यूल किया गया था, तो क्या हो जाएगा, टाए टाए फिश। यानी कि प्लांट मेंटेनेंस मॉडल के अंदर अपन पढ़ेंगे द प्लांट शुड बी ऑल रेडी फॉर दी प्रोडक्शन। इन केस अगर मैंने शेड्यूल किया है कि 1 मई से मुझे प्रोडक्शन करना है, तो मुझे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के साथ साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्या 1 मई तक मेरा प्लांट रेडी हो जाएगा या नहीं। अब नाउ मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है एग्जाम्स चल रहे हैं सीए के, और मेरा पेपर है बच्चों का 16 तारीख को, ये इसका एसएम का पेपर 16 तारीख को है। एंड तुमको मैंने बताया था ना कि जब बच्चों का पेपर होता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स। एंड 16 को अगर पेपर है तो 14 and 15 I'll be on the marathon, I'll be online throughout, so the marathon and online। अब एक बात मुझे बताओ, मेरे पास में अगर कोई सिस्टम है, वो सिस्टम क्या रेडी होना चाहिए फॉर 5-6 आवर्स लॉन्ग मैराथन, होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर बैठ के बच्चों को बोलूं, अच्छा बच्चों रुको मेरा सिस्टम ना गर्म हो गया, अभी रुको रुको मैं 15 मिनट बाद आती हूँ ठंडा कर लूं, कैसा लगेगा? समझ रहे हो? यही चीज जो होती है ना प्लांट में रहती है, सेम चीज रहती है। ऑल योर प्लांट शुड बी रेडी, ऑल योर मशीनरी शुड बी रेडी, द टूल्स शुड ऑल्सो बी रेडी। ये नहीं तुम्हारी तरह जैसे तुम लोग बोलते हो ना, अरे मैम एसी तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, नहीं मेरा लैपटॉप तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस चार्जिंग का स्लॉट में प्रॉब्लम है। पर वो बस एक इतू सी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं फॉर अ गुड लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसको कि उस पर शेड्यूल किया गया था। अगर वो शेड्यूल टाइम पे ना हुए तो क्या होगा, तकलीफ होगी। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? सेकेंडली आप मुझे बताओ कि अगर मैं क्लास लेती हूँ तो चलो क्लास में तो देयर इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स विद मी, मैं एक सीरियसली बोल रही हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट भी कर सकती हूँ कि चलो मैम 15 मिनट के बाद रिज्यूम करेंगी, बच्चा सुन भी लेगा देख भी लेगा। बट अगर प्लांट रेडी नहीं है तो क्या प्लांट का कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है? नहीं। कस्टमर को तो सपने नहीं आएंगे कि प्लांट रेडी नहीं था, बाकी सारा का सारा डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट अच्छे थे, नहीं ना। इसका मतलब इस कस्टमर के लिए तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एंड हम बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरह ही हैं। इसको फर्क नहीं पड़ता क्या आए, कैसे आए, कब आए, मुझे तो टाइम से सामान चाहिए। और मान लो लेट सपोज ये नहीं करते हैं, टाइम से नहीं देते हैं, मुझे बताओ कस्टमर का ज्यादा लॉस है या ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा लॉस है? का ज्यादा लॉस है। इज दैट क्लियर? चलो तो मैं भी अपनी बुक्स वगैरह मैराथन वगैरह टाइम से देती हूँ। आप लोग मैराथन्स में बिलीव करते हैं? नहीं करते? बिलीव करते हैं? वॉच करते हैं तो हो ही जाएगा, बिलीव करते हैं मैराथन्स में? व्हाट डू यू थिंक? What are your opinions with respect to the marathons on the exam dates? मैं तो नहीं बिलीव करती हूँ। मान लो 16 को पेपर है तो लाइक अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं तो 2 दिन पहले तो बच्चा अपने आप से पढ़ना चाहिए, ये तो मेरा बिलीव है। व्हाट आर योर बिलीव्स? है ना। सो मेरा मानना ये कि अगर 16 मई को पेपर है ना तो मैराथन होनी चाहिए 1 मंथ बिफोर 16 अप्रैल को, ताकि बच्चे को एक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और फिर जो है बच्चा अपने तरीके से उसको पढ़ाई करे, जो उसको करना है वो करे। हाँ बट मैं जो मैराथन कराती हूँ उस मैराथन में मेरा रीजन क्या होता है कि अगर मैं लाइव रहूंगी तो बच्चा कम से कम आके डाउट पूछ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल चीजें करना माइट बी नॉट पॉसिबल। तो जस्ट मैं लाइव जाऊंगी तो वहां पर बच्चा देखेगा कि हाँ मेरे को जो भी डाउट है मैं पूछ सकता हूँ, एक ही फैसिलिटी उसको मिल जाती है। सेकेंडली उस टाइम पे आपको टेंशन होती है कि टेंशन में कभी कभी ये भी होता है कि आता हुआ टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा होता है, तो आप बोल सकते हो कि मैम इसका एग्जाम्पल क्या था, जरा वही वाला एग्जाम्पल देना, और बच्चा वो एग्जाम्पल मुझसे पूछेगा बट कुछ और बच्चे भी सुन लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। सो दैट वे चीजें रहती हैं। बट
देर आर स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम टाइम पे मैराथन को बिलीव करते हैं, मैराथन में बिलीव करते हैं, उनके लिए ही मैराथन्स होती हैं। क्या कह रहा है? नहीं, तो कैसे पता चलेगा बच्चों को कि मैं पढ़ा रही हूँ? यूट्यूब पे ही आऊंगी और कैसे आऊंगी? तो बाकी के बच्चों को कैसे पता चलेगा, दुनिया जहाँ के बच्चों को? चलो, सो प्रोडक्शन सॉरी प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। नाउ इन दिस प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल आपको आई थिंक आइडिया तो हो गया, बोलो हाँ कि ना? ठीक है। सो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या करता है? इट हैंडल्स दी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। एसी चला दो, अरे यार कोई एसी चला दो। PM module handles the maintaining of equipment to enable the efficient production। ठीक है, अच्छा मैं लास्ट सवाल इससे पूछती हूँ। हाँ जी, आप जो आपने जो ये ऑटोस चेंज करे, चलो आप ले दे के पहुंच तो गए, बट क्या आप टाइम से पहुंचे? टाइम से नहीं पहुंचा। टाइम जल्दी निकला हो बट एबनॉर्मल लॉस तो हुआ ना? सच में क्या? तो 8-10 पे पहुंचता है? कहाँ से आता है? 20 तो करीब ही है। 45? ये दिल्ली का है? तो मतलब मम्मी प्यार नहीं करती, जल्दी निकाल देती है? ऐसा बच्चा सबको मिले? कहीं ऐसा तो नहीं तो 8-10 पे यहाँ पहुंच कर फिर तो जल्दी निकलने की कोशिश करेगा? पक्का? Okay, so now the very first topic, which is objectives of PM module, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम मॉड्यूल। ओके, सो मैंने आपसे क्या कहा था कि अपन लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्लांट को रेडी कर रहे हैं ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि इन भाई साहब को दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कतें ऑर्गेनाइजेशन को ना होए। सो ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। 3 ऑब्जेक्टिव है बेटा जी, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा जी मिनिमम ब्रेकडाउन, मिनिमम ब्रेकडाउन। जैसे उसके ऑटो जो था वो खराब हो रहा है, क्या पता हमारी मशीनरी भी ऐसे खराब हो रही हो, तो हम क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के पीछे? मिनिमम ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है पता है ना? खराब हो जाना, ना चलना। ओके, दैट मीन्स टू कीप द मशीन इन द गुड वर्किंग कंडीशन एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अच्छा, हर बार कॉस्ट के लिए क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस एसी को चलाने के लिए इसमें इतना खर्चा कर दिया जाए कि मतलब इतने में नया एसी ले लेते बेकार में, समझ रहे हो? इसलिए बार बार खर्चे की बात भी करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम ब्रेकडाउन, मिनिमम ब्रेकडाउन। Okay, next, to keep the machines in the condition that permits them to be used to their optimum capacity without any hindrance. Optimum capacity is the second word. AC चल तो रहा है, AC चल तो रहा है, बट AC को मैंने 18 पे कर दिया, कूलिंग 24 वाली दे रहा है। बात समझ आई? यानी कि ऑप्टिमम कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहा है। स्कूटी चल तो रही है बट अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रही है, तो क्या फायदा? सो पहला वर्ड क्या था? मिनिमम ब्रेकडाउन। सेकंड क्या था? ऑप्टिमम कैपेसिटी। एंड थर्ड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉर द अदर सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्री सो एज टू हैव ऑप्टिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। यानी कि मशीन अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अगर मान लो ऑटो अवेलेबल ही नहीं है तो बात ही खत्म, वहां पर भी तो टाइम लगेगा फिर उसको। तो मशीनरी भी क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से? मिनिमम ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम ब्रेकडाउन, मिनिमम ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी। क्या आपने बचपन में महुआ उआ पढ़ा है? महुआ, अरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, महुआ उआ।
तुम्हारा अच्छा तुम्हारा बचपन अभी तो चल रहा है। हाँ, महुआ हुआ पढ़ा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सो महुआ, MOA और AOA, महुआ हुआ। अरे तुम अब पी से मत बोल देना फिर, मना किया था ना बोलने के लिए। डन, चलो। सो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के तहत प्लांट इंक्लूडिंग द मशीनरी, इंक्लूडिंग ऑल द इक्विपमेंट्स, टूल्स, हम क्या करते हैं, इनको मेंटेन करके चलते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PM मॉड्यूल? महुआ, M से मिनिमम ब्रेकडाउन, O से ऑप्टिमम कैपेसिटी और A से अवेलेबिलिटी। कोई दिक्कत? चलो आगे चले, चलो चले चले नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको रिपोर्ट्स को छोड़ेंगे क्योंकि बाद में पढ़ना है। शुक्र कर दो मेरे घर पे नहीं रहता। क्या है? प्रोसेस ऑफ PM मॉड्यूल, प्रोसेस ऑफ PM मॉड्यूल। अभी हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स। सो PM मॉड्यूल के अंदर दो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस। ओके, इसको करने के बाद में अपन अपडेट कर देंगे वहां पर जाके, जो आपका वो फ्लो चार्ट बन रहा है ना वहां पर। सो प्रोसेस ऑफ PM मॉड्यूल के अंदर यानी कि सारे क्या है? स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स है जरा गिन के बताना? 7 स्टेप्स हैं। अब मैंने क्या किया, फॉर योर इजीनेस, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ना कुछ ग्रुपिंग कर दी है। ये ग्रुपिंग दोबारा बोल रही हूं, मैंने करी है आपकी सहूलियत के लिए। IC के मटेरियल में ICAI इटसेल्फ उसने कोई ग्रुपिंग नहीं करी है। इज दैट क्लियर? यानी कि एग्जाम में आप ग्रुपिंग करके नहीं आएंगे, बट आपको आंसर को रिटेन तो करवाना पड़ेगा। रिटेनिंग के लिए मैंने ग्रुपिंग करी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पर बेसिकली 4 ग्रुप्स दिख रहे होंगे। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रुप के ऊपर इन्फो, लिखो इन्फो। दूसरे पे लिखो मास्टर, तीसरे पे गैस करो नॉन मास्टर, और चौथे पे लिखो रिपोर्ट। क्या जो 3 वर्ड है मास्टर, नॉन मास्टर, रिपोर्ट, क्या इनको याद करने की जरूरत है? नहीं, आते हैं ना बस ये। तो बेसिकली एक वर्ड ऐड हुआ इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन के बाद मास्टर, उसके बाद नॉन मास्टर, उसके बाद रिपोर्ट्स। तो आपको समझ में आ गया कि लॉजिकली हाउ टू फ्रेम दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक एक करके चलेंगे। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में ना एक AC है, ठीक है, जो कि मैंने मेरे ऑफिस में लगा के रखा है, और वो AC ना बेटा खराब हो जाता है। ठीक है, वो AC खराब हो जाता है, इसलिए मैंने मेरे ऑफिस का AC बोला। ठीक है, खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो मैं एक पर्सन को बुलाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि जरा देखना क्या खराबी आई है। वो चेक करता है और मुझे बोलता है इसका ये वाला जो पार्ट है ना ये चेंज होगा। मैडम ये ना खराब हो गया, ये ना चेंज होगा। दिस हैपन्स विद यू एज वेल। चाहे वो AC हो, इवन कोई ट्यूबलाइट अगर खराब हो जाती है तो वो कहता है ना वो चेंज करनी पड़ेगा, ये पार्ट चेंज करना पड़ेगा, होता है। सो जो भी यहाँ पर पर्सन आएगा, जो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो क्या करेगा कि हाँ भाई ये इक्विपमेंट या ये पार्ट जो है क्या होगा, चेंज होगा, ऐसे कहता है। उसने मुझसे ये बोला कि मैम ये पार्ट चेंज होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है अभी चेंज होगा। अब मान लो जो पार्ट उसने लगाया यहाँ पर, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वो पार्ट का यूसेज क्या होता है, जो पार्ट उसने लगाया उसका यूसेज क्या होता है, क्या उसकी जरूरत भी थी या इसने वेलापंती में लगा दिया। आप लोगों ने देखा जब विंडो AC चलता है ना, लगता है ना, तो विंडो पे जब AC लगता है वहां पर ना एक ट्रे भी लगाई जाती है। विंडो के जो AC होता है उसके नीचे समटाइम्स लगाई जाती है, समटाइम्स नहीं लगाई जाती है, कुछ केसेस में लगाई जाती है। मान लो मेरे केस में ट्रे की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, बट वो कह रहे नहीं मैम आपके AC में ट्रे लगी होनी चाहिए, मतलब कि बेफजूल का उसने मेरा खर्चा बढ़ा दिया। मान लो ऐसे ही कोई और पार्ट था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट वो कह रहे कि मैम लगाओ। और एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि मेरा लैपटॉप जो है गर्म हो रहा है, जरा वेट करो मैं 15 मिनट में आती हूँ जरा उसको ठंडा करके। तो मैं गई
ये भी कौन है, एक पर्सन है जो कि डील करता है इसके सिस्टम्स के अंदर। ओके, मैंने इससे बात करी, मुझे कहता है मैम अरे आपका लैपटॉप ऐसा ऐसा चलता है, अच्छा अच्छा। एक काम कीजिए, मेरी दुकान पे एकदम बेस्ट वाले लिक्विड कूलर्स रखे हैं, लिक्विड कूलर्स रखे हैं। पता है आपको ये लिक्विड कूलर्स? ओके, जिसको नहीं पता रेज योर हैंड। लिक्विड कूलर्स, ओके, इट इज एज सेम एज जैसे हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, हमारे पास एसी है, सिमिलरली सिस्टम्स के लिए हम लिक्विड कूलर्स लगाते हैं जो कि सिस्टम को ठंडा करता है, सॉर्ट ऑफ फैंस यू कैन से। इवन आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर घुस के भी फैन लगा होता है, सो आप उसको इमेजिन कर सकते हो। तो मेरे को बोलते हैं मैम लिक्विड कूलर्स लगा लीजिए, ठीक है, मैंने उसके कहने पे लिक्विड कूलर्स लगा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, जैसा वो कहता गया वैसा मैं करती गई। बट मान लो मुझे नॉलेज होती और मैं कहती मुझे लिक्विड कूलर की जगह तो मेरा काम तो एयर कूलर में चल जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस एयर कूलर? जैसे लिक्विड कूलर इज इक्वल टू एसी, सिमिलरली एयर कूलर इज इक्वल टू नॉर्मल कूलर एट आवर होम। मान लो खर्चा उसने कितना कराया? एसी के जितना, जबकि काम सिर्फ कूलर में चल जाता। या सिमिलरली काम सिर्फ एयर कूलर में चल जाता और खर्चा कितने का कराया उसने? लिक्विड कूलर का। एयर कूलर मेरे को 3000 अप्रॉक्स का पड़ता है, लिक्विड कूलर मेरे को 6000 अप्रॉक्स का पड़ता है, डबल का खर्चा किया। पर क्यों किया? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे बुद्धू बनाया जा सकता था। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब हमारे को सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? हमारे को नॉलेज चाहिए होगी। किस बात की नॉलेज? कि हमारे यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह लगे हैं वो कितने लगे हैं, उनमें कितना इक्विपमेंट लगा है, कौन कौन से इक्विपमेंट किस किस के लिए वर्क करता है, तभी तो आपका बुद्धू नहीं बनाया जाएगा, वरना आपका हर रोज बुद्धू बनाया जाएगा। ये लोग जितने भी है ना, हर रोज इनके हिसाब से एक पार्ट खराब होता है। लिटरली बोल रही हूँ, अगर आपने आज एक एसी ठीक कराया है ना एक्स बंदे से, आप कोई वाई बंदा कल बुला लो, वो फिर भी आपके एसी अंदर कमी निकाल देगा। तो ये बुद्धू आप ना बनो, इसके लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन्स, कि आपके यहाँ पर मशीन्स कितनी हैं, आपके यहाँ पर मशीन्स कितनी हैं, और उस मशीन्स में लगे हुए आइटम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपकी जितनी थी तो मेरे डैड ने मेरे को स्कूटी गिफ्ट करी थी। तो मेरे डैड ने मुझे एक बात बोली कि मेरे से पूछे बिना ये स्कूटी को तू सर्विस में नहीं देगी। मैंने कहा पापा क्या हो गया, क्या दिक्कत है? पापा कहते नहीं, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तू कुछ ठीक कराने के लिए या तो दुकान पे जाएगी, वो कोई ना कोई पार्ट निकाल सकता है और तुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या आप लोगों के पेरेंट्स ऐसा कहा था या आप लोगों के दिमाग में आया निकाल सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई भी पार्ट निकाल के बैठ जाएगा, लिटरली आपको पता नहीं चलेगा। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रिकॉशनरी मेजर के तरीके से काम आता है। गर्ल्स को नॉलेज नहीं होती ज्यादातर स्कूटी की, उनको तो बस ये चाहिए कि फिलहाल करंट पोजीशन में चलनी चाहिए। हाँ क्या नहीं बताना मेरे को क्या हुआ? सो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किन दो चीजों के बारे में? मशीन के बारे में और मशीन में लगे हुए पार्ट्स के बारे में। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? एक इंसिडेंस की बात करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द इंडिकेटर वॉज इन वर्किंग। हाँ, तुझे कैसे पता? सो इंडिकेटर वॉज इन वर्किंग, तो मैं गई एंड उसने मुझे बोला कि अरे मैम आपका तो इंडिकेटर ही खराब हो गया है, ये है करके पूरा मेरे को बोला इसने ऐसे ऐसे करके। मैं कहा अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। अब लकीली कि कुछ में और भी कोई काम होना था तो मैं घर पे वापस आ गई एंड देन आई डिस्कस्ड। तो मालूम पता है क्या पड़ा? बेसिकली किसी और ने जाके फिर उसको ठीक कराया और मालूम ये पड़ा उसकी तार हल्की सी हिल गई थी, बस हल्की तार हिल गई थी, तार हल्की से लगाई उसने उस चीज को करने के 50 रुपए भी नहीं लिए तार ठीक करने के लिए। और मेरे को क्या बच्चा बताया उसने? इंडिकेटर चेंज करना पड़ेगा, खराब हो गया, ये वो। शक्ल पे लिखा था ना कि हम बेवकूफ हैं, इसीलिए तो पता है कि लड़कियों की कमजोर एरिया है, इसीलिए इसी को हिट करने का। बट हम कमजोर अगर हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी कोई वीकनेस है W और हमारे पे कोई थ्रेट आता है तो क्या करते हैं? WT टुगेदर। आपने तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया ना इसम का, है ना? टॉस मैट्रिक्स पढ़ लिया ना, हेंस वेरिज पढ़ लिया ना। हाँ बताओ फिर W और T। अगर हमारी कोई वीकनेस है, सामने से कोई थ्रेट आता है तो क्या करते हैं? हाँ
वाह, करेक्ट आंसर। भगौड़ों की तरफ भग लो, क्योंकि आपके पास वीकनेस है, स्ट्रेंथ तो है नहीं, और सामने से थ्रेट आ रहा है, निकल लो पतली गली से। या फिर अगर हमें पॉजिटिव नोट पे लेना है तो हम ये बोलेंगे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और सामने 4 लोग आप पे अटैक करें और आप काबिल नहीं हो उनको मारने के लिए, भग लो वहां से। और नहीं तो ताइक्वांडो सीखो और फिर उसके बाद जवाब दो उनको, है ना। तुम तो बातों से मार दोगे, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? पहला मशीन्स के बारे में, और दूसरा उनमें लगे पार्ट्स के बारे में। हाईलाइट कर लो मशीन, हाईलाइट कर लो पार्ट्स। इसका कलर चेंज कर लेती हूं मैं। मशीन एंड पार्ट्स। ओके, अब आगे चलते हैं। मास्टर डेटा। आप मुझे बताओ, क्या हम मास्टर डेटा यहां मेंटेन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किस किस का करेंगे? इक्विपमेंट का मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे, और प्लांट्स का मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे। नीचे वाला पहले पढ़ेंगे, इसमें ये वाला यहां पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी थोड़ी ना कि उसका एक ही प्लांट हो। मेरा एक प्लांट चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, एक दिल्ली में है, मेरे अलग अलग प्लांट्स हो सकते हैं। तो कितने प्लांट्स है इसका इंफॉर्मेशन रखूंगी नहीं रखूंगी, और उनमें कितने कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्या इसका भी डेटा मेंटेन करके चलूंगी? बिल्कुल मेंटेन करके चलूंगी। सो यहाँ पर हम मेंटेन करके चलेंगे डेटा। एंड कौन सा डेटा? मास्टर डेटा। प्लांट रोज रोज चेंज हो जाएगा? नहीं, कर लो। इक्विपमेंट्स रोज रोज चेंज हो जाएंगे? नहीं। सो अब हम बात कर रहे हैं मास्टर डेटा की, और इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए? प्लांट्स और उसके पार्ट्स की। मास्टर डेटा किस किस का है? प्लांट्स और इक्विपमेंट्स का। क्या मैं यहाँ पे इक्विपमेंट की जगह पार्ट्स कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। पार्ट्स बोलो या इक्विपमेंट्स बोलो या टूल्स बोलो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो ऊपर है उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, और अब इसका ये क्या कर रहे हैं? मास्टर डेटा मेंटेन कर रहे हैं। रिकॉल करते हैं, मैंने यहाँ पर पढ़ा रही हूँ प्रोसेस ऑफ पीएम मॉड्यूल, प्लांट के मेंटेनेंस मॉड्यूल का प्रोसेस। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Secondly, I shall maintain the master data about the number of the plants and the equipments and the parts there in the plants. Second, अब आते हैं नॉन मास्टर डेटा के ऊपर। नॉन मास्टर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी? ट्रांजैक्शन। अच्छा, सोच के बताना मुझे, आप लोग अकाउंट्स करते हैं, आप मुझे बताइए, आप प्लान को डेप्रिशिएट करते हैं? ओके, प्लान को मेंटेन करते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम से डालते हो कि नहीं डालते हो? तो जो आप पीएनएल के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डालते हो, क्या वो एक ट्रांजैक्शन डेटा है? ऐसे तो नहीं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी ही होगी, नहीं, पक्का। इसका मतलब ये किससे फॉल करता है? नॉन मास्टर डेटा के अंदर। आइए पढ़ते हैं। सो अब प्लांट की मेंटेनेंस की डिटेल्स को, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अब प्लांट की मेंटेनेंस की डिटेल्स को मैनेज करेंगे, यानी कि मेंटेनेंस डेटा एक शीट बनाएंगे। कौन सी शीट बनाएंगे? कब कब कौन कौन से इक्विपमेंट का हमें मेंटेनेंस करना होता है, ऑलमोस्ट कितना कितना खर्चा आएगा, एक्सेट्रा। एंड प्लांट की ईयरली शेड्यूल भी देखना पड़ेगा अबाउट दी मेंटेनेंस, यानी कि ईयरली पीएम शेड्यूल। अब दोबारा से समझो इस बात का। मैंने कहा मेरे पास में 10 एसी हैं। क्या 10 एसी मैंने आज खरीद लिए तो आज से 2 साल बाद सारे के सारे एसी सेम कंडीशन में वर्क करेंगे? क्या सारे के सारे एसी पे जो रिपेयर का खर्चा होगा वो भी सेम होगा? नहीं। और क्या सारे के सारे एसी जिस कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं वो भी सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अब आपको जरूरत पड़ेगी एक शीट बनाने की। जैसे आप एक शीट डेप्रिसिएशन के बनाते हो, आपको पता है जब ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है, ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है, तो उसमें आप एक शीट, एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। उसमें से एक क्लॉज होता है डेप्रिसिएशन का, और उसके अंदर आप डेप्रिसिएशन की पूरी शीट बनाते हो कि आपके पास फलाना फलाना एसेट्स हैं और उनके ऊपर आपने ये डेप्रिसिएशन लगाया है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज डिफरेंट, राइट? वो आपको एरिया पता है। तो वहां पर जाके आप एक शीट बनाते हो कि आपके अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम इनकम टैक्स के अंदर आप एज अ डिडक्शन लेना चाहते हैं। तो वो जो शीट आपने बनाई वही शीट हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बनाते हैं। किस चीज की बनाते हैं? मेंटेनेंस डेटा, यानी कि एक प्लांट
कितना कितना बार मेंटेनेंस के रूप में पैसा खाएगा, उसकी पर्टिकुलर शीट बनेगी, और इसके अंदर हम किस किस इक्विपमेंट के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च करने वाले हैं और कब कब करने वाले हैं, कितना और कब कब। मेरा एसी एक है जो हर 5 साल में सर्विस मांगता है, एक एसी है जो हर साल मांगता है, एक एसी है जो साल में 2 ड्राई सर्विस मांगता है और एक वेट सर्विस मांगता है। यू अंडरस्टैंड ड्राई एंड वेट सर्विस? जो जिसको नहीं पता रेज योर हैंड। गर्ल्स, मैं वही कह रही हूँ, जरा देखा करो बेटा आगे पीछे। तुमको पता है जब हम एसी लेते हैं ना बेटा, तो जो एसी में वो पानी डाल के सर्विस करते हैं उसको वेट सर्विस करते हैं, और वो जो एक मशीन से होती है जिसमें बहुत तेज हवा आती है, ब्लो ड्राई कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई सर्विस। ठीक है, तो जब हम एसी लेने के लिए जाते हैं ना, वो कहते हैं 3 सर्विस फ्री, 3 सर्विस फ्री, 3 सर्विस फ्री। तो सब पूछो कि ड्राई सर्विस फ्री है या वेट सर्विस फ्री है। महंगी वेट सर्विस होती है और ड्राई सर्विस सस्ती होती है, उससे पूछो। ठीक है, आप लोगों ने अभी तो एसी खरीदे नहीं है, आगे तो खरीदोगे, अपना घर बनाओगे, एसी नहीं खरीदोगे। मैंने ये वाली बात लड़कियों के लिए क्यों बोली, लड़कों को तो दहेज में मिल जाएगा। एसी कौन लेगा? कैसे कैसे लोग हैं है वैसे, यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं। एक रिश्ते के लिए मेरे डैड गए थे लिटरली, एंड वहाँ पर उस लड़के ने ऐसा कुछ, पापा ने बोला कि ऑफिस कैसे जाते हो, तो उसने बोला मैम कार से जाता हूँ। तो पापा ने कहा अच्छा चलो बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, दिल्ली में तो ट्रैफिक भी इतना होता है, सॉरी फरीदाबाद का ही लड़का, तो ट्रैफिक इतना होता है और ये सब है, तो तुम यहाँ से दिल्ली अप डाउन करते हो तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। कि हाँ दिक्कत तो होती है, और हमारी गाड़ी भी पुरानी हो गई है। तो माई डैड अंडरस्टूड, गाड़ी पुरानी हो गई है, और अब पुरानी गाड़ी में आपकी बेटी तो बैठेगी नहीं, समझ रहे हो? है हमारे मेट्रोस जावे, व्हाट्स दैट? ओके, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेट्रो कि मैं मेट्रो से जाऊं, बट द मेन थिंग इज इट शुड कम फ्रॉम विद इन द बॉय, कि उसको अपनी बीवी को कैसे टेक ऑफ करवाना है, कि वो क्या चाहता है, कि उसकी बीवी कैसे लेवल पर अपनी जिंदगी को जिए, उसकी क्या सोच है। एक बाप ने तो अपनी बेटे को बहुत अच्छे से रखा ही है, अब बारी है पति की कि वो कैसे रखना चाहता है। और अगर वो पति जो है बाप से डिमांड कर रहा है कि अगर आपकी बेटी के इतने सपने हैं और पूरे करने हैं तो आप कर ही दीजिए, तो चलो बाप ने एक टाइम पे कर भी दिया, व्हाट अबाउट द अदर्स, व्हाट अबाउट द अदर टाइमिंग्स? फिर क्या होगा? अब आगे जाके मान लो कोई दिक्कत आई और उसने बोला नहीं छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, अब 6 सीटर वाली गाड़ी चाहिए, फिर भी क्या यही सब, फिर भी क्या यही ख्वाब रहेगा? नहीं। सो ये आना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपके मन में खुद से आना चाहिए कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को कैसे टेक ऑफ करोगे। एंड सेकेंडली, क्या उसके मम्मी पापा या उसकी बहन अगर कोई है या उसका भाई कोई है, कोई भी अदर फैमिली मेंबर्स अगर कोई हैं, तो हाउ दे कम्यूट। थर्डली, अगर ये शादी नहीं होएगी, गाड़ी नहीं आएगी, तो भी तब भी तू पुरानी गाड़ी मेंटेन कर लेगा 15 साल से ऊपर? नहीं कर सकता ना, नहीं लानी पड़ेगी। तो दैट्स इट। ऑब्वियसली इफ आई एम सिंगल तो रिजेक्ट ही हो गया। मुंह खोल के तो कोई बोल के दिखा दे, हमारे अलावा कोई मुंह नहीं खोल सकता। हाँ, पढ़ाने के लिए। देखो मेरा मुझे नहीं पता, देर आर द, मैं मना नहीं करूंगी, देर आर गर्ल्स हु आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पैकेज ऑफ अ बॉय, दे आर, है ना, देर आर पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मनी, इट्स फाइन, इट्स देयर ओपिनियन, और there is no harm in that because money is now the necessity for life. There is no harm in that, but there is no end to it. मनी आज जो आप कमा रहे हो वो कम पड़ सकता है, कभी नेक्स्ट ही पल कम पड़ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आपके मन में ये आना चाहिए कि आप जो उसमें जिस कंडीशन में हैं, आप उस कंडीशन में सबसे बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं तुमसे एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ। जब मेरे डैड ने मेरी मॉम को देखा था,
तो मेरे डैड ने मेरी मॉम से एक सवाल किया था कि घर का खर्चा कितने में चला लोगी। तो मेरी मॉम ने रिप्लाई किया था, जितने तुम मेरे हाथ में रखोगे। तो इसमें दो आंसर आए। सबसे पहला, अगर मैं होती तो मैं क्या कोई क्वांटिटेटिव रिप्लाई करती कि 10,000 में चल जाएगा, 15,000 में चल जाएगा, 20,000 में चल जाएगा। एक तो हमने क्वांटिफाई नहीं किया, और दूसरा हमने क्या बोला, जितना आप हमारे हाथ पे रखोगे, यानी कि इनडायरेक्टली उसको बोल दिया कि जितने तू ला के मेरे हाथ में रखेगा, ना कि अपने परिवार वालों के हाथ में। सो एक पंथ दो काज थे, एंड माई मॉम गॉट सेलेक्टेड। और मैंने पापा से पूछा कि अगर पापा, अगर मान लो मम्मी क्वांटिटी देती, तो कहती अगर ये क्वांटिटी देती ना तो ये रिजेक्ट थी। क्योंकि मैं तो उतना कमाता ही नहीं था। माई डैड वॉज अर्निंग ओनली 3,000 पर मंथ। सो 3,000 से ऊपर तो मैं सोच ही नहीं सकता था। ये अगर 3 का 3.25 हो जाता तो ये रिजेक्ट थी, और 3 से कम वो बोल नहीं सकती थी। चलो आ जाओ। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, उसके बाद मास्टर डेटा, उसके बाद नॉन मास्टर डेटा। इंफॉर्मेशन के अंदर प्लान की इंफॉर्मेशन, पार्ट्स या इक्विपमेंट्स के इंफॉर्मेशन। मास्टर डेटा मेंटेन करें किसका, प्लांट्स का मास्टर डेटा कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, एंड इक्विपमेंट्स का मास्टर डेटा। उसके बाद नॉन मास्टर डेटा यानी कि मेंटेनेंस का डेटा, कब 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 हमें शेड्यूल करना है वो, और कितने कितने पैसे लगेंगे उसकी एक शीट। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगी, रिपोर्ट, जिससे हमको सब पता चल जाएगा कि मान लो अब एक रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाएगी। ऑब्वियसली द आउटकम ऑफ डेटा मेंटेनेंस इज द रिपोर्ट, राइट। आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था बचपन में, तो जब मैम उसमें इंग्लिश के मार्क्स लिख रही हैं, अकाउंट्स के मार्क्स लिख रही हैं, सो एट लास्ट इट वुड बी द रिपोर्ट कार्ड। तो जब वो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसको सबसे पहले बोलते हैं पीएम रिपोर्ट, यानी कि प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट। अब ध्यान से सुनना क्या क्या होगा। पीएम रिमाइंडर रिपोर्ट। पीएम रिमाइंडर यानी कि जैसे मान लो आपके पास रिमाइंडर नहीं आता, कल की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है, कल टेस्ट है, रिमाइंडर रिमोट, यानी कि हो सकता है कि हमारा एसी का सर्विस ड्यू हो और हमने करवाया ना हो। ये तो सिर्फ बेसिकली करवाने की बात कर रहे हैं ना। सो हो सकता है ना कराया हो, तो एक रिमाइंडर भी हो जाएगा आपके पास, दैट वी कॉल्ड एज अ पीएम रिमाइंडर रिपोर्ट। मंथली पीएम रिपोर्ट यानी कि मंथली बेसिस पर कितने प्लांट्स थे, उसमें कितने कितने प्लांट्स पे कितने कितने रुपए खर्च हुआ ऑन दी मंथली बेसिस, वो भी आपको मिल जाएगा। मेंटेनेंस हिस्ट्री रिपोर्ट, इट विल एक्ट एज अ हिस्ट्री ऑल्सो कि इस एक एसी ने आज तक टोटल कितना खर्चा करवाया है। और लास्ट इक्विपमेंट प्लांट मास्टर डेटा रिपोर्ट, यानी कि लास्ट में एक बनेगी मास्टर रिपोर्ट जिसमें कि सारे प्लांट के सारे इक्विपमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो बेसिकली ये रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं, ये एक ही रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे कि आप जो अभी हमने पार्ट बी ऑफ द चैप्टर एक फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, वो फ्लो चार्ट में रिस्क एंड कंट्रोल्स का भी फर्दर बाइफिकेशन था, ऑडिट ऑफ ईआरपी का भी फर्दर बाइफिकेशन था, बट वो एक पूरा एक होल चार्ट था ना। तो यही फुल रिपोर्ट यहाँ पर आती है। एक एरिया पे हमें रिमाइंडर सेक्शन दिख जाता है, एक एरिया में हमें मंथली दिख जाता है, एक एरिया के अंदर हमें उस पूरे प्लांट का हिस्ट्री दिख जाता है। तो रिपोर्ट ना पूरी एक सी होती है, बस वो हमारे सेक्शंस डिवाइड होते हैं। और वो सेक्शंस भी क्यों डिवाइड होते हैं, वो सेक्शंस इसलिए डिवाइड होते हैं ताकि कल को अगर मान लो कोई बंदा कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना चाहे, लेट सपोज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जाओ देख के आओ कि कौन कौन से एसी के ऊपर सर्विस नहीं हुई है, तो तुम्हें क्या देखना है, रिमाइंडर रिपोर्ट मेजरली, और बाकी तुम्हें क्या, बाकी सब क्या देखोगी, माइनरली। इसीलिए एक रिपोर्ट के अंदर सब कुछ, और मेजरली में आ जाएगा पीएम रिमाइंडर रिपोर्ट और बाकी माइनरली में हो जाएगा। बात समझ आई? ओके, क्लियर? ओके, नाउ अब मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, जब आप इसको लिखोगे अपने एग्जाम के अंदर, तो आपके पास थोड़ा कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि खाली हेडिंग्स लिखे तो काम नहीं चलेगा। Am I making sense to you? तो आपको पता है इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ मशीन्स, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ये आपको याद हो गया, आपको अंदर का कंटेंट भी मैंने समझा दिया है। नाउ यू हैव टू चॉइसेस। फर्स्ट, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, और यू कैन रेफर स्टडी मैट plus your own language. Is that clear? So if you are writing in your own language, your homework would be कि आप इसको own language में लिख के आएंगे। अगर आप स्टडी मैट रेफर करना चाहते हो, साथ में अपनी लैंग्वेज को लिखना चाहते हो, सो अगेन आप स्टडी मैट को रेफर करके अपनी लैंग्वेज में करके इसको होमवर्क में करके लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया
कितने मॉड्यूल्स है हमारे पास? 11 मॉड्यूल्स है. वी आर डन विद 10 मॉड्यूल्स. एक और कर ले, फिर ब्रेक. चलो एक और कर लेते हैं, फिर ब्रेक. फिर चैप्टर मतलब पार्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर ई कॉमर्स करेंगे. बोलो ठीक है. चलो छोटा सा ही है वो, मैंने लंबे लंबे वाले पहले करा दिए. वो छोटा सा ही देखो, एक पेज का फाइनेंशियल. और निमोन भी देखो कितना अच्छा दे रखा है मैंने, याद करने के लिए टेक्निक भी है ना. तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके करें शुरू करें. आर यू गाइस रेडी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल. आपको याद है मैंने टैली के ऊपर काफी चर्चा कर दी लास्ट क्लास में. इस वाले मॉड्यूल के अंदर आपको टैली याद रखनी है. टैली याद रखनी है इसके अंदर, वो भी ERP. ओके नाउ ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जिसका बाकी किसी मॉड्यूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता? ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जिसका कनेक्शन बाकी सबके साथ होता है? फाइनेंशियल. जिसका कनेक्शन बाकी सबके साथ है, इसीलिए तो उसका सबसे पहला नंबर है. और जिसका सबसे लास्ट में नंबर है, यानी कि उसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है. इतनी बात ध्यान रखोगे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट. ये लाइन ये रही, MCQ लिखो इसके अंदर. Most important module as it connects all the modules to each other. Is that clear? So let me tell you कि अगर मान लो मैं स्टॉक परचेस करके लेके आ रही हूँ, तो एक तो फाइनेंशियल एंट्री डलेगी और एक स्टॉक में भी. तो ठीक है. चलो निमोनिक तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. आ जाओ. सबसे पहला F से फाइनेंशियल डेटा का फ्लो. तो फ्लो वर्ड इज इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल डेटा का फ्लो. सो ट्रैकिंग ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन. अब मुझे एक बात बताना जरा, हम मॉड्यूल कौन सा कर रहे हैं? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. तो डेटा कौन सा होगा? फाइनेंशियल. मैं इसको फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा भी बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. सो मॉड्यूल का नाम क्या है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. डेटा कौन सा फ्लो करेगा? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा. क्या इतनी बात समझ आई? उसको ट्रैक करता है, ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ द फाइनेंशियल डेटा. अच्छा मेरी अभी एक सेल हुई, अब मैंने एक परचेस करी, अब मैंने एक असेट परचेस करी, अब मैंने इसको सेल कर दिया. ये क्या चल रहा है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा. ये इसके फ्लो को ट्रैक करता है. तो टैली क्या करता है? टैली जितना भी फाइनेंशियल डेटा होता है उसके फ्लो को क्या करता है? ट्रैक करता है. इज दैट क्लियर? इसका अलग से MCQ लिखिए. विच मॉड्यूल ट्रैक्स द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा? तो मैं तो कहती हूँ फाइनेंशियल वर्ड से मैं समझ जाऊंगी, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ. आप टैली के अंदर क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप टैली के अंदर क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? बहुत सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, तो आप जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल की, परचेज की, आपने असेट कोई परचेज किया, सब कुछ आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं. और सामने वाला पर्सन इस बात की ट्रैकिंग कर सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कब हुई थी. आपको याद है मैंने आपसे कहा था हम डेट भी चेंज कर सकते हैं. सो बस अगर मान लो कोई एंट्री करनी रह भी जाती है तो हम डेट को चेंज करके काम कर सकते हैं. पूरा ट्रैकिंग रहेगा इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना. आज मान लो 6 मई एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो आज 6 मई है, तो 6 मई को ऑन 6th ऑफ मई मैंने कुछ वाउचर्स एंटर करके रखे हुए हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट वाउचर्स टैली ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दिए. क्योंकि हमने पढ़ा है अकाउंटिंग फ्लो के अंदर हमसे वाउचर की एंट्री करते हैं, बाकी सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है. तो उसने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दे दिए. ठीक है, उसके बाद 7th ऑफ मई को मुझे एक वाउचर याद आया, और शिट मैंने तो ना इस वाले परचेज की एंट्री ही नहीं करी, और वो एंट्री थी 1 मई की, यानी कि वो परचेज कब किया था मैंने? 1 मई को. तो मैं क्या करूंगी? अब वो एंट्री डालूंगी, और डेट कौन सी डालूंगी? 1 मई की डेट डालूंगी. अब मैं आपसे पूछती हूँ 6 तारीख को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेट्स सपोज इन्वेंट्री की परचेज थी उसका वैल्यू अलग होगा, और 7 तारीख को वैल्यू अलग होगा.
ठीक है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कह रही हूं कि 6 ही तारीख को कल की अगर मैंने बिफोर द एंट्री देखूं तो 6 ही तारीख पे इन्वेंट्री का वैल्यू अलग आ रहा है कल तक, और आज 6 ही तारीख में इन्वेंट्री का वैल्यू अलग आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? डिस्क्रिपेंसीज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? सो गाइज, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने सिस्टम के अंदर, आप अपने टेली के अंदर इस बात का भी, इस वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने जो जब आप ERP को इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक फंक्शनैलिटी होती है, टूल होता है, अकॉर्डिंगली ही आप उसके अंदर वो चीजें एज पर दी ओल्ड मांग सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा मांग सकते हैं। तो इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज। सो जैसे क्या होगा, मान लो आपने बोला कि नहीं मुझे तो ना 6 तारीख वाला दिखाओ डेटा, और उसके अंदर से ना वो सारी एंट्री जो 7 तारीख को हुई, भले ही वो 1 तारीख में रिकॉर्ड की गई, उन सबको एक्सक्लूड कर दो, तो वो एक्सक्लूड करके दिखाएगा आपको। इज दैट क्लियर? सो हर डेटा का क्या रख रहा है? वो ट्रैकिंग रख रहा है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम कैसे होता होगा टेली के अंदर काम, तो आई वांट टू टेल यू पीपल कि डोंट वरी, आपका जो टेली का सॉफ्टवेयर है एंड इवन सम अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक MS ऑफिस, ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स है इनको आप सीखने वाले हैं इन योर ITT ट्रेनिंग। Okay, so before commencement of the articleship, you are required to do 2 trainings. The first one is ITT, Information Technology Training, and second is Soft Skills Training, जिसको कि बच्चा OC कह के पुकारता है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर वी वर्क ऑन दिस। जैसे अभी सुबह जो है ये ऐसे करके बैठा हुआ था, सो जो बॉडी के पोस्चर्स कैसे रहने चाहिए, आपकी वॉक कैसी होनी चाहिए, अगर आप बात कर रहे हो आपके हाथों के पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपकी आईज, इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी आईज, आपके लुक्स कैसे होने चाहिए। देखो इस बात को समझो, आंखें वही हैं बट नजरिया चेंज जब हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। नजरिया प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और आपको बताती हूँ, आपकी बॉडी आपसे ज्यादा बोलती है। ठीक है, इट स्पीक्स अ लॉट। आई थिंक जितना मुंह से बोल रहे हो उससे ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। मैं एक बात कहती हूँ, ये बच्चा भले ही मुंह से ज्यादा बोलता हो, बट मैं एक बात बोलती हूँ कि ये बच्चा डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मेरी। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपके आती है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। एंड ITT को लेके मैं बोल सकती हूँ कि वहां पर आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, जिसमें से कि टेली तो आप पढ़ोगे पढ़ोगे, एंड MS ऑफिस का सब कुछ पढ़ोगे, हाउ टू राइट अ लेटर इन द वर्ड, एक्सेल पूरा पढ़ोगे, जितने सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सब पढ़ने वाले हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो सारा पढ़ने वाले हो। हर चीज आपको पढ़ने को मिलेगी इन योर ITT। तो डोंट वरी, अगर टेली आपको पढ़ना होगा तो वहां पर आप पढ़ोगे, वहां पर आपको सिखाया जाएगा, आपको इवन शॉर्टकट्स भी सिखाए जाएंगे, आपको एंट्रीज, फेक एंट्रीज करने को मिलेंगी जिससे कि आप सीख पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। पढ़ने वाले 1 महीने में पढ़ लेते हैं, ना पढ़ने वाले तो 1 साल में भी ना पढ़ पाते। नहीं, 15 days each, 15 days for ITT, 15 days for the soft skills training. आप लोगों को क्या लगता है ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ITT या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग? ज्यादा ज्यादा क्या लगता है? सॉफ्ट स्किल्स, IT। So basically, I asked you to choose between your hard skills and soft skills. That means I asked you to choose between the knowledge and the other factors. तो बताओ, सॉफ्ट स्किल्स या ITT? बट व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मोर इंपॉर्टेंट कौन सी है? सॉफ्ट स्किल्स। देखो IT इज अबाउट द टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, आपका एक्सेल रह भी गया तो एक्सेल तो यूट्यूब से भी सीखा जा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स की जो ट्रेनिंग मिलेगी ना आपको फेस टू फेस बैचेस में, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि बोलना तो हम 2 साल की उम्र से सीख जाते हैं, बट क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है, इसको सीखने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये ट्रेनिंग्स आर्टिकलशिप से पहले क्यों कराई जाती है? क्योंकि आर्टिकलशिप पे जाके आप प्रिंसिपल को परेशान ना करो, उससे पहले आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है।
आपको पता है, जैसे मान लो ये ऑफिस है एंड दिस इज अ टेबल, सो आपने कभी भी किसी भी ऑफिस में, किसी भी कैबिन के अंदर, कभी भी लाइक इन योर लाइफ, इवन इन द मूवीज एज वेल, कभी देखा है किसी के कैबिन में एक राउंड टेबल रखी हुई, द मेन टेबल जिसपे बैठ के वो साइन करता है, कुछ करता है, उसके कैबिन के अंदर राउंड टेबल है, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल वन. व्हाई इज दैट सो? बट इट्स नॉट अबाउट द स्पेस. बड़े बड़े कैबिन भी हैं, स्पेस भी है, बट फिर भी वो राउंड टेबल नहीं रख रहा है. वो क्या रख रहा है? वो रख रहा है स्क्वायर टेबल. एंड मोस्टली इन द रेस्टोरेंट्स एंड मोस्टली एट द शादी पार्टीज वी हैव द राउंड टेबल्स मोस्टली. व्हाई? सो इसके जवाब के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करें. ऐसे मत करो. बताऊं? बताऊं ये मॉड्यूल पूरा करने के बाद? अभी? तो फिर तुम ये तो नहीं बोलोगे फिर लेट लेट हो गया? ठीक है चलो. सो जब हम बात करते हैं ना ऑफिसेस की, तो जब हम टेबल डालते हैं, चाहे वो स्क्वायर टेबल हो चाहे वो एक रेक्टेंगल टेबल हो, तो यू नो इट वेरी वेल एज पर ज्योमेट्री वी आर हैविंग द 4 sides, right? Either it is a square table or a rectangular table. So let's suppose this one is a table, right? And अगर ये टेबल जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल की जगह राउंड होती तो उसके कोई साइड्स नहीं होते. इतनी बात समझ आती है? अब साइड्स हमें चाहिए क्यों? क्योंकि हम अपने ऑफिशियल वर्क के अंदर इस बात को डिफाइन करते हैं कि कौन सा रीजन किसका है. I have seen students, I have seen articles, जैसे मान लो किसी से साइन करवाने के लिए आना है, जैसे अभी आप आते हो यहाँ पर आते हो खड़े होते हो, so जो अगर मैं आर्टिकलशिप की बात करूं, अगर मैं ऑफिस की बात करूं, तो अगर मान लो इफ आई एम द प्रिंसिपल एंड आई एम हैविंग दिस टेबल, तो जो ये वाला रीजन है ना, ये रीजन मेरा है. अगर आपको आके खड़ा होना है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फ्रंट पे आके खड़े हुए. बट मान लो फ्रंट पे सीट्स लगी हुई हैं, तब आप कॉर्नर्स पे आके खड़े होंगे. बट कॉर्नर का मतलब ये नहीं है, कॉर्नर का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आके खड़े हुए हैं. नो, दिस इज नॉट द कॉर्नर. द कॉर्नर का मतलब ये कि आप यहाँ पर आके खड़े हुए हैं. दैट हैज टू बी द डिस्टेंस. ये जो एरिया है ना, ये जो प्रॉक्सिमिटी का एरिया है ना, ये प्रिंसिपल का है, आप उसके दायरे में नहीं आते हैं. इसीलिए टेबल को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किया जाता है, ये दायरा फिक्स करने के लिए. बट बच्चा जब साइन कराने के लिए आएगा, सर 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 एक साइन, सर सर, बिल्कुल बिल्कुल गले से लग के बिल्कुल ही, सर साइन कर दीजिए, बिल्कुल यहीं से डॉक्यूमेंट देगा, बिल्कुल यहीं से डॉक्यूमेंट देगा, कतई, है ना. कोई क्लाइंट आके कुछ आ गया, सर 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 करके, सर सर मैं आ जाऊं, मतलब कि बिल्कुल एटिकेट्स वगैरह नहीं रहते हैं ऑफिस के अंदर. और इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको समझ आए कि हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू स्टैंड, एंड दीज माइन्यूट थिंग्स मैटर अ लॉट. एंड मैं एक बात बोलती हूँ कि आप कितने भी नॉलेजेबल हो, बट अगर आपको एथिक्स, मैनर्स, एटिकेट्स नहीं आते, नहीं पता आपको, और आपके अंदर मॉरल साइंस का बिल्कुल भी कोई एमएस नहीं है, कोई इनिशियल्स नहीं है, आप नहीं जानते, तो आपको शायद कोई पहली नजर में पसंद ना करे. एंड एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, है ना. सो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पसंद करे, इवन एट द इंटरव्यू, इफ यू आर गोइंग फॉर एन आर्टिकलशिप इंटरव्यू, इट मैटर्स हाउ यू आर सिटिंग. मैं सच्ची सोच बोलती हूँ कि आज भी आपको ये नहीं पता कि क्या हमें क्रॉस लेग्स बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए. और ये जवाब गलत है, ये जवाब भी गलत है. और इवन नो, इट इज नॉट सिचुएशन बेस्ड. और इवन आपको अगर मैं यहाँ बुलाती हूँ, जैसे मैंने आज इनको बुलाया, पहले भी मैंने किसी किसी को बुलाया, आपको भी बुला चुकी हूँ मैं. So, जब आप यहाँ पर आके खड़े होते हो, आप मुझसे जब इंटरेक्ट करते हो, आपको नहीं पता होता कि आप ऐसे करके खड़े हो या ऐसे करके खड़े हो या ऐसे करके खड़े हो. आज भी कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि मैं ऐसे खड़े हूँ या मैं ऐसे खड़े हूँ या मैं ऐसे खड़े हूँ. आगे नहीं होता है कंफ्यूजन. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आप मुझे जवाब देते हैं, फिलहाल तो आप बैठे हुए हैं, बट मेजरली तो बैठे हुए नहीं होना चाहिए. अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, चलो ओके फाइन, बट बैठे नहीं रहना चाहिए. वेन एवर यू हैव टू आंसर, यू हैव टू स्टैंड. एंड जब आप खड़े हो रहे हैं, खड़े होने के बाद आपका पोस्चर कैसे रहना चाहिए? आपका पोस्चर ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए. सबके अलग अलग डिपिक्शंस होती हैं, हर पोस्चर कुछ कहता है, ठीक है. तो ये सारे पोस्चर्स के बारे में आप पढ़ोगे. आपकी आंखें कैसे होनी चाहिए. ये भाई साहब अभी जैसे बैठे हुए हैं, दिस द सबसे ब्लैकलिस्ट पोस्चर, ब्लैकलिस्ट पोस्चर है ये पोस्चर. आप इंटरव्यू रूम में बना लेना, आपका सिलेक्शन हो जाए तो मेरा नाम बदल देना.
सो ये माइन्यूट चीजें हैं, आपको पता नहीं चलती हैं, बट यही माइन्यूट चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है? क्या बोल? तो फिर तो ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना? उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास कोई नहीं है। रिश्तेदारों की कब तक खाओगे? एक दिन रिश्तेदार ठुकरा के चले जाएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ आपको ना कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। डोंट बी अ कूप का मंडूक। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थिंग, कूप का मंडूक? सो डोंट बी अ कुएं का मेंढक। सो आई डोंट नो यू हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी और नॉट। जो मेंढक कुएं के अंदर रहता है ना, सो क्योंकि वो कुएं के अंदर रहता है ना, उसके अंदर पानी होता है, सो उस मेंढक से अगर हम पूछे कि इस दुनिया में क्या है, तो कहते हैं सिर्फ पानी है, क्योंकि वो कुएं के अंदर रह रहा, कुएं में चारों तरफ उसके पानी ही पानी है। बट यू नो इट कि इस दुनिया में पानी ही नहीं है, बाकी भी बहुत कुछ चीजें हैं। बट क्योंकि मेंढक उस कुएं के अंदर रहता है, तो उसके लिए वही दुनिया बन जाती है। सिमिलरली आपने अपनी दुनिया यही बना लिया, जो कि दुनिया इससे बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर। एक बार जिंदगी जी के तो देखो। ओके नेक्स्ट, ओके आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पर। आई, आपको फाइनेंशियल वर्ड में 2 आई मिलेंगे, देखो, और दोनों आई में स्टार्टिंग किससे हो रही है? इंटीग्रेटिंग। सो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गई दैट आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन। और सेकेंड में क्या कर रहे हैं हम? अदर मॉड्यूल्स। कितना आसान था, हमें तो पहले से पता था कि हम सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह रखते हैं और बाकी सारे मॉड्यूल्स को भी ये मॉड्यूल कनेक्ट करके चलता है। सो एफ से क्या था? फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा। आई से इंटीग्रेशन, किस किस का? एक तो इंफॉर्मेशन का और दूसरा मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स यानी कि डिपार्टमेंट्स। ये तो हमें पहले दिन से पता है, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो नेक्स्ट, एफ हो गया, आई हो गया, अब आगे चलते हैं। एन, एन समझने की बात है। एन स्टैंड्स फॉर नंबर अरेंजमेंट। वाउचर्स याद है, और हर वाउचर का नंबर होता है और डिफरेंट वाउचर होते हैं। परचेज का, पेमेंट का अलग, रिसीट का अलग, याद आया? पेमेंट का अलग, रिसीट का अलग, सेल्स का अलग, याद आया? वो सारे क्या है? हमारे वाउचर्स हैं। और मैंने आपसे कहा था वाउचर नंबर इट हैज टू बी यूनिक इन नेचर, है ना? सो नंबर टैली क्या करता है? नंबर अरेंजमेंट भी तो करके रखता है ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट का दूसरा नाम होता है वाउचर। यानी कि टैली क्या करके रखता है? सारे के सारे वाउचर का अरेंजमेंट, नंबर अरेंजमेंट करके चलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एन से नंबर अरेंजमेंट। नंबर अरेंजमेंट यानी कि वाउचर नंबर, है ना? हर वाउचर का अपना नंबर। और टैली में जितने भी वाउचर्स चलते हैं दैट आर बेस्ड अपॉन देयर नंबर्स, सबका अरेंजमेंट करके चलता है। सेल्स के वाउचर सेल्स की हेड में लेके जाता है, परचेस के वाउचर परचेस के हेड में लेके जाता है, कॉन्ट्रा के वाउचर्स कॉन्ट्रा के हेड में लेके जाता है, सबका अरेंजमेंट करता है। इज दैट क्लियर? सो एफ से क्या था? फ्लो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा। आई से इंटीग्रेशन, किसका? इंफॉर्मेशन का और बाकी मॉड्यूल्स का। एन से नंबर अरेंजमेंट, नंबर से याद करोगे वाउचर नंबर। अब बात करते हैं ए। अब बताओ ए भी 2 है क्या? ए भी 2 है, ओके। अब आ जाओ, मैं ना यहाँ पे छोटा सा बैलेंस शीट के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो बैलेंस शीट में वी हैव द असेट्स विद द करंट असेट्स। मैं टी-शर्ट वाला बना रही हूँ, ठीक है? करंट असेट्स वी हैव द करंट लायबिलिटी। डू वी हैव लाइक दिस? यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स वगैरह हो गया, ठीक है? सो ए से असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि अदर देन द करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। एक ए से ये हो गया, एक ए से ये हो गया। यानी कि क्या मैं टैली के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे एलिमेंट को काउंटर करती हूँ? यस। सो आई एंटर ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी तो स्टेटमेंट बनके तैयार होगा। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो एक ए से क्या हो गया? असेट्स एंड लायबिलिटीज। और दूसरे से क्या हो गया?
दूसरे ए से हो गया अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिखना चाहें उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जाते हैं देखते हैं क्या लिखा है इसने। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल एंड दूसरे ए से क्या लिखा है उसने, असेट्स एंड लायबिलिटी की अकाउंटिंग। ओके अच्छा, अब असेट एंड लायबिलिटी में मास्टर और नॉन मास्टर डेटा को मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली देयर वुड बी द मास्टर डेटा एंड देयर वुड बी द नॉन मास्टर डेटा। इन केस इफ आई एम परचेजिंग अ मशीनरी, then purchase of that machinery will be the master data, but repair and maintenance to that machinery would be a non master data. So के master को और non master data को manage करता है, कौन करता है, tally करता है। Is that clear? Similarly, accounts payable and receivable के master non master को manage करता है। Accounts payable and receivable would be created based upon the उधारी की sales और उधारी की purchase। So किससे उधारी की सेल कर रहे हैं एंड किससे उधारी की परचेज कर रहे हैं, वो तो हमेशा चेंज नहीं होते रहते ना। द वेंडर्स वुड बी द सेम ऑलमोस्ट, विल नॉट चेंज। सो उस केस में ये बन जाएगा मास्टर एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस वुड बी नॉन मास्टर। सो याद रखेंगे ए यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों एलिमेंट्स का मास्टर भी एंड नॉन मास्टर भी। दोबारा रिकॉल करते हैं। एफ से फ्लो रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है। कैसा फ्लो, किसका फ्लो, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा का फ्लो। आई से इंटीग्रेट करता है, किसको इंटीग्रेट करता है, इंफॉर्मेशन को और बाकी मॉड्यूल्स को। एन से नंबर अरेंजमेंट यानी कि वाउचर नंबर, एन हो गया खत्म। एफ आई एन, उसके बाद ए में 2 पॉइंट्स, अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल के मास्टर और नॉन मास्टर को मैनेज करता है, और दूसरे ए से एसेट एंड लायबिलिटी के मास्टर और नॉन मास्टर को मैनेज करता है। मेरा ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब बात करते हैं एन से नेचर ऑफ टैक्सेशन। क्या मैं मेरे टैली के अंदर स्टैट्यूटरी वर्ड खोल सकती हूँ? बिल्कुल। टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा के अंदर स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा आता है। मैं टीडीएस रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। जीएसटी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। टैली मना कर देगा? नहीं, कि नहीं मैं तो ना एक्सक्लूडिंग जीएसटी रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा होता है? नहीं। सो क्या यह आपको टैक्सेशन की एंट्री भी करने के लिए देता है? बिल्कुल। सो नेचर ऑफ टैक्सेशन, टीडीएस हो, जीएसटी हो, सबकी एंट्रीज करने को मिलती है एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन के क्रिएशन में हेल्पफुल है। इस पॉइंट को समझो। लेट्स सपोज मैं कोई कंपोनेंट बनाती हूँ या बेचती हूँ, ठीक है, उस पे जो जीएसटी एक सर्टेन परसेंटेज पे लगता था, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ अब मैं सेकंड कंपोनेंट बनाती हूँ और उसके ऊपर जो है जीएसटी सर्टेन परसेंटेज पे लगता है, ठीक है, बट दोनों परसेंटेज डिफरेंट है। एक पे 18% है और एक पे कोई दूसरा परसेंट है। 18% वाला कांस्टेंट हो गया ना, तो बार बार मुझे एंट्री जब करनी होगी जीएसटी 18% को टेकअप करूंगी और एंट्री हो जाएगी। बट मान लो जो मेरा नया कंपोनेंट है इसका जीएसटी जो है 28% है, तो क्या मुझे 28% का लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 28% का लेजर क्रिएट करूंगी, दैट मीन्स अब मैं 28% की एंट्रियां भी कर सकती हूं। इसीलिए उसने बोला कॉन्फ़िगरेशन की क्रिएशन में हेल्पफुल है। नाउ एक और चीज, अभी तक मैं अपने अंदर, ध्यान से सुनना, अपने यहां पर एचआर मॉड्यूल नहीं करती थी। मेरा मन है ना जो सा मॉड्यूल काम का है उसको रखूंगी, बाकी सबको क्या कहता खत्म कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं अब तक एचआर, मैं पेरोल वाला मेंटेन नहीं करके चलती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं कर रही थी। अब कह रही हूं नहीं, अब तो मैं एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन करके चलूंगी। अब एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करके चलूंगी तो टीडीएस भी कटेगा। तो क्या मेरे को टीडीएस की फिगर डालने के लिए दूसरा कोई सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा? नहीं ना। टैली आपको अलाउ करेगी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटिंग्स को चेंज कर देना। जैसे सेटिंग्स चेंज हो जाएगी अब वो आपकी टीडीएस की एंट्री भी लेना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? चलो, सो नेचर ऑफ टैक्सेशन। अब बात करते हैं सी से, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग सेटिंग्स सच एज ईयर, पोस्टिंग पीरियड्स। जब आप कोई कंपनी बनाते हो, कंपनी जब बनाते हो तो आपको कौन से साल के रिकॉर्ड्स रखने हैं? दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर, या फिर पोस्टिंग पीरियड्स यानी कि एंट्रियां जो है किस ईयर में पोस्ट होंगी। तो 21-22, 22-23, 23-24, आप कोई भी कर सकते हो। करके दिखाऊं क्या? आती समझ में आता है? ओके। एंड इसी पीरियड, इसी पोस्ट, इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर, इसी टर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपनी एंट्रीज को डाल सकते हो। एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के पिछले 5 साल से मैं अकाउंट बनाती आ रही हूँ, पर जब भी नया साल आएगा, फाइनेंशियल ईयर नया आएगा, मैं फिर से क्या करूंगी? न्यू ईयर्स बनाओगे। न्यू अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपके फोन में बैकअप हो जाता है ना, ऐसे हम क्या करते हैं, जितना मास्टर डेटा होता है ना उसका बैकअप लेके नेक्स्ट ईयर में मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं।
और जो आपका नॉन मास्टर होता है वो तो ईयरली चलता है, तो इसीलिए मास्टर नॉन मास्टर का वहां पे फायदा हो जाता है। ठीक है, ओके, आई हो गया है इंटीग्रेशन। अब आता है एल। एल यानी कि जनरल लेजर्स अकाउंटिंग, यानी कि हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, और ग्रुपिंग चलती है डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पर। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूं, रिवाइज कर लीजिए। 1 मिनट दे रही हूं, रिवाइज कर लीजिए। गिविंग यू 1 मिनट टू रिवाइज। अब एग्जाम में हो सकता है आपको सारे पॉइंट्स याद ना हो, ठीक है, आपने 6 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, एनी 6। निमोनिक पूरा है आपके पास, ठीक है, पॉइंट्स के रूप में आप एनी 6 पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आएंगे। ओके, क्लोज योर बुक्स। एफ से बताएंगे फ्लो किसका, एल से बताएंगे लेजर को क्रिएट करने के लिए, ओके, आई से बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाले आई से बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स, ये वाले ए से बताएंगे अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल का मास्टर एंड नॉन मास्टर, ये वाला बताएंगे, ये वाले एन का बताएंगे नंबर अरेंजमेंट और वाउचर नंबर, ये वाले एन का बताएंगे नेचर ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का एग्जाम्पल ये वाला सेटिंग्स, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग सेटिंग लाइक ईयर, पोस्टिंग पीरियड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एनी 6 आराम से याद रहेंगे। अब निमोनिक आसान हो गया, तो मैं तो कहती हूँ निमोनिक अगर हो तो ऐसा हो, मतलब याद भी रहे कि हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल का निमोनिक है, हाँ कि नहीं। चलो, अच्छा लगा निमोनिक, अच्छा ताली बजा रहे हो उसके लिए, थैंक यू। इसकी जो ताली थी ना, छोड़ो। Yes, so break for 10 minutes and will be. तुम मुझे ले लो, तुम मुझे घर ले जाओ, तुम इतना वो है।